मराठीमध्ये आहे. प्रिटी मच ओके आहे. मी याला 70-80% ओके मिळेल. फक्त पंकजजी ही जी तुमचा हा पहिला शब्द आहे ना, कौमार्य अवस्था, त्याची व्याख्या आणि त्याच्यावर जर कोणी म्हणजे याच्यात कसे काही कन्सेप्ट आहेत. कौमार्य अवस्था आणि हे तुमचे अंडरलाईन केलेले हे कन्सेप्ट हे इंटर रिलेटेड आहेत हे सगळे. तर त्याची व्याख्या आणि हे कन्सेप्टला फक्त इंटर रिलेटेड हे लक्षात ठेवा. बाकी ज्या पद्धतीने तुम्ही मांडला आहे म्हणजे आत्मधारणामधल्या 3 थेरी, भावनिक बुद्धिमत्तेच्या 2, शैक्षणिक संपादनपर्यंत दॅट इज फाईन आणि शेवटी तुम्ही मुलं आणि मुली शहरी ग्रामीण लिहिले हे तुमचं सॅम्पल राहील. राईट. फक्त याच्यामध्ये अजून तुम्हाला जर वाटलं की कोणत्या रिलेशनशिप तुम्ही बघता आहे की सहसंबंधात्मक अध्ययन म्हणजे याच्यात तुम्ही काय मेजर करणार आहे जर टाकलं इकडे आणि इकडे तर तुमचं ते जवळपास 80-90% ते कंप्लीट होईल. राइट. क्लियर. अभी ये दिख रहा है क्या आपको? हे दिसतंय का तुम्हाला? दिसतंय सर. कोणतं रिसर्च टॉपिक वालं? नाही सर, कौमार्य अवस्थेतील विद्यार्थ्यांची आत्मधारणा दिसते. एक मिनिट थांबा, ते आता बंद करू द्या मला. ते कळलं ना, ते बंद करतो मी. आणि हे आता हे दिसतंय का? नाही सर, हा आता चेंज. सर आता येईल ऍक्च्युली. मला ते परत शेअर करावं लागेल. एक मिनिट. Where is that? आलो. येस आलं. सर आता आलं. ये भेजा है राजेंद्र धनगर ने. नाउ दिस इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. उन्होंने उनका टाइटल ही ऊपर दिया है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. ठीक है. ये लेफ्ट हैंड साइड में इट इज ऑल राइट. ओके. नीचे भी उन्होंने लिखा है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. अब आपको इसमें 2 चीजें डालने का है. पहला, ये मैंने आपके पीडीएफ में ऐड किया है, इज दी Yes, sir. कंज्युमर बिहेवियर थेरी. कोणीतरी Okay, जगामध्ये ती शोधली असेल. ग्राहक कसा Yes, वागतो. नंतर कंज्युमर बिहेवियर थेरी अँड ई मार्केट. वी आर टॉकिंग अबाउट ई मार्केट. राइट. Yes, sir. Then Yes, sir. consumer behavior theory and consumer behavior and e-market theory in urban area because we are talking Nagpur city. राइट. Yes, sir. रूरल एरिया में बिहेवियर अलग होगा, अर्बन में Yes, अलग sir. होगा. ये अगर sir. आपने ये डब्बे के ऊपर और नीचे डाल दिया तो वो Yes, sir. 60-70% ओके हो जाएगा. अब Okay, sir. सब लोग ध्यान से सुनो. एक्चुअली कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के बिगिनिंग में भी डाला जा सकता है, बट टिपिकली इसको रिकमेंडेशन के चैप्टर में एंड में डाला जाता है. जो मेरे थीसिस में भी एक वो मैंने रिकमेंडेशन में डाला है और जो भी मैं रिसर्च के काम करता हूँ जनरली कंसेप्चुअल आप रिकमेंडेशन में डालते हो. बट अगर आपको उसको पहले पेज पे डालना है तो फिर इसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा और नतीजे रिकमेंडेशन में डालने पड़ेंगे. सो इधर वे यू कैन डू इट. अगर इनिशियली इसको डालते हैं तो फिर इसको एनालाइज करके आपको रिकमेंडेशन में कुछ डालना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट आप रिकमेंडेशन में इसको डाल दो कि ये इस तरीके से ऐसा होना चाहिए. सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के पहले पेज पे टिपिकली थेरोटिकल फ्रेमवर्क जाता है. जो कि ये कंसेप्चुअल है, ये थेरी बेस्ड है. यहाँ पे थेरी हमने डालेंगे इसमें और ये मॉडिफाई किया गया है. राइट. Yes, sir. सो इट Yes, कैन sir. बी पुट इन दी रिकमेंडेशन चैप्टर ऑल्सो. बट अगर इसको आप इनिशियल चैप्टर में डाल रहे हो आरएम के तो फिर Yes, sir. इसका थोड़ा आपको एनालिसिस देना पड़ेगा कि आपको इसमें क्या दिखा. तो 2 Okay. लोगों का आया. आई एम क्वाइट हैप्पी. बाकी लोगों ने भी बनाए होंगे तो वो इस तरीके से बनाइएगा. इट इज वेरी सिंपल. इट इज ओनली डायग्रामेटिक. देर इज नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट. इससे आपको पता चलेगा जैसे इन्होंने फैक्टर लिए. पर्सनल फैक्टर 3 है, प्रोडक्ट के सर्विसेज के 4 है, डेमोग्राफिक 5 है, परसीव्ड इंटरेस्ट 6-7 है. सो ये पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू मेजर, दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू डील विद, एंड दिस इज हाउ ही विल स्टडी द बिहेवियर.
इसमें अगर आपने रिलेशनशिप भी नहीं डाली तो चलता है, बट मोर और लेस ये ऐसा आपका दिखना चाहिए, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू दी टुडेज टॉपिक नाउ। तो मैं सेव कर देता हूँ, एक मिनट। क्या हो रहा है ये? एक मिनिट हे हँग होत आहे. कालच्या याच्यामधले जे महत्वाचे होते ते होते क्वालिटेटिव्ह, क्वांटिटेटिव्ह, देन आपका डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड लास्टली आपका theoretical framework and conceptual framework, right? So today we have two topics that we will discuss. One is how to write a research proposal और ग्रांट। जब हम लोग पीएचडी के बाद जब हम रिसर्च करने जाएंगे, एडवांस रिसर्च, तब हमें प्रपोजल कैसा लिखना है so that we can submit our proposal for getting the grants, and that is nothing but a kind of synopsis. ये दिख रहा है आपको? नाही नाही आहे सर. नो सर. नहीं दिख रहा है सर. सर. एक मिनट, चला नहीं परत दिख रहा है शेयर, सर. उसको वापिस शेयर करेंगे तो आ जाएगा। इंडिविजुअल फाइल को यहाँ शेयर करना पड़ेगा, अब आएगा। Sir, sir, I have a question regarding yesterday's session, sir. हाँ ओके, हाँ जिनको सवाल होंगे करके पूछो पूछो, नो प्रॉब्लम। Sir, that qualitative, can we say that it is deductive and quantitative is inductive? Of course, because if we look at the PPT yesterday, there was a Yes, sir. differentiation between qualitative and quantitative, right? So qualitative is mostly used to formulate hypothesis or theory, whereas quantitative is used to challenge or test the existing theory. So yes, it can be interpreted that way also. Okay. Thank you, sir. अजून आहे का कालच्या याच्यातले काही प्रश्न, शंका? तुमच्या ऑनलाईन परीक्षेच्या दृष्टीने कालचं सेशन महत्वाचं होतं. आज हे जे सेशन आहे त्याच्यात एखाद दोन प्रश्न येऊ शकतील, आणि जे शेवटचं सेशन राहील आजचं म्हणजे याच्यानंतरचं इथिक्स, ते सुद्धा महत्वाचं राहील. सो लेट्स लुक ॲट दी approach or guideline as to how should we write the proposal for getting the funding for conducting the research. ओके, अब इसमें दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा. द गुड थिंग इज दैट अगर 100 रुपीज का बजट होगा तो 60, 70, 75 रुपए जो है वो साइंस के लिए डेडिकेट किए जाते हैं, एंड रिमेनिंग 40 और 30 रुपीज are dedicated to all other stream. So the advantage there goes to the science itself, because applicatory research में science contributes a lot, whereas in a policy research all other streams of research will contribute majoritarily, right? इसीलिए जब भी फंडिंग के कॉल आते हैं तो ऑफ कोर्स आते हैं, नॉन साइंस स्ट्रीम के भी आते हैं, बट ज़्यादा वेटेज जो है एजेंसीज, मोस्ट ऑफ द एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड, दे गिव इट टू साइंस बिकॉज समथिंग कैन कम आउट ऑफ इट which will benefit the mankind, humanity, and so on and so forth, right? So it doesn't mean that a non-science person cannot apply for scientific grant, but if it is too complex, then the background check will ultimately be required, and then they might say that you are not from this particular stream, so your idea or your concept will be not considered for the grant of that particular project. इसलिए जो जिस स्ट्रीम में काम करते हैं उसी स्ट्रीम में अप्लाई करना ये ज़्यादा बेहतर होता है, बिकॉज यहाँ की स्क्रूटिनी प्रोसेस बहुत टफ होती है, and what they look at it is your experience, number of papers you have published, your command on that particular topic, and your ability to complete it from idea till the end.
till the completion. So to begin with, you have to start with a good idea. Okay, अब ये मोस्टली साइंस को अप्लाई होता है. इवन फॉर नॉन साइंस द आइडियाज कैन बी देयर. ओके, नाउ पॉलिसी एंगल से आप अगर देखोगे तो आइडियाज नॉन साइंस में भी आती है, बट साइंस में आइडियाज आर मोर, they have more wide appeal. It could be entire country, it could be entire world, so on and so forth. So start with the idea. Many time क्या होता है, the researcher know what idea he has in his mind, but he is unable to put it on a piece of paper. Okay, जिसको पैकेजिंग कहते हैं, राइट. सो दो तरीके इसमें आते हैं. एक आइडिया एवरेज होती है या पूर होती है, बट उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, पैकेज किया जाता है. सो दैट ऑल्सो गेट रिजेक्टेड. एंड गुड आइडियाज विच आर नॉट वेरी वेल पैकेज, नॉट वेरी वेल प्रेजेंटेड, ऑल्सो गेट रिजेक्टेड. पैकेजिंग के बारे में मैं आपको आने वाले 2-3 स्लाइड में बताऊंगा कि इसको इम्प्रूव कैसा करना है, राइट. सो फॉर एवरी गुड आइडिया दैट इज फंडेड, there are others which are not funded simply because the author or the researcher was unable to package it well. इसीलिए सबसे पहले प्रपोजल लिखने से पहले हमको अपना पैकेजिंग कैसे हम इम्प्रूव करेंगे उसके ऊपर ध्यान देना होता है. लाइक योर सिनॉप्सिस, दिस इज ऑल्सो द सिनॉप्सिस, but it has certain dimensions which are different than our PhD synopsis. जैसे कि PhD के सिनॉप्सिस में आपका 30, 35, 40 पन्ने का आप लिख सकते हो. यहाँ पर आप हार्डली 8, 12, 13, 14 पन्ने अगर फॉर्मेट दिया नहीं है तो यू कांट एक्सीड मोर देन 14-15 पेजेस, क्योंकि उतना टाइम किसके पास पढ़ने के लिए नहीं है. सेकेंडली, यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ता है. मैंने अभी देखा है कुछ यूनिवर्सिटी में आपके पीएचडी थीसिस में भी आपको एग्जीक्यूटिव समरी अभी देना मैंडेटरी किया है. मुझे मालूम नहीं नागपुर में मैंडेटरी है क्या. तो वो एग्जीक्यूटिव समरी इज नथिंग बट द एब्स्ट्रैक्ट. तो प्रपोजल में भी एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ता है. वो भी कैसे इम्प्रूव करना हम आने वाले स्लाइड्स में उसे देखेंगे. ओके, 10 हँग झालं का? घेता नाही येत. हँग झालं का मॅडम? एक मिनिट. दिसतंय का तुम्हाला? हॅलो येस सर. हा दिसत आहे दिसत हॅलो. आहे. दिसतंय सर. Yes, येस sir. सर, इट इज विजिबल. येस सर. एक मिनिट हा. मगाशी थोडं हँग झालं होतं ते खूप पुढे चाललं गेलं. एक मिनिट ते खूप पुढे चाललं आहे. थिंग्स यू मस्ट डू. कोई भी प्रपोजल लिखने से पहले, राइट, यू हैव टू फाइंड Sir. दी. Sir, हाँ, sir, actually the response of the computer is slow. It's taking time to load at our end. हाँ. The slide तो is अभी not अभी visible. दिख रहा है ये. No sir, No, slide sir. is still to be opened. It is slow actually. It will take 2 minutes. Hold on. So let me. Uh, अभी दिख रहा है आपको? मैं मेरा ब्राउजर भी No, बंद sir. करता हूँ. Blank है. Hold on. Let me close everything I have except the PowerPoint. आता दिसेल. एक मिनिट हा. आता दिसतंय का सांगा?
The slide is हाँ not सर स्लाइड there. दिखते yet to open sir. यट टू ओपन म्हणताय का? मी परत एकदा त्याला शेअर करतो, थांबा. आणि हे तर पूर्ण एवढं स्क्रीन दिसत मोठं आहे नाही. सर, जी मोठी स्क्रीन असते ना, ज्या इंडिव्हिज्युअल हा. पीपीटी आहेत डाव्या साईडला ती दिसते, पण एक जी फोकस्ड पीपीटी आहे जी तुम्हाला प्रेझेंट करायची आहे सर, ती दिसत नाहीये. आयकॉन्स एक बाकीचे मिनिट. दिसत आता आहेत. आता बघा बरं, आता दिसतंय का? नाही ओपन सर. होत आहे सर, पण पूर्णपणे ओपन लोड होत आहे. लोड होत आहे का? थांबा ना, मी परत Yes, एकदा yes. शेअर. Sir, you just wait for a minute because it's I think network issue, so it will load within a minute. नहीं, जभी तो लोड हो गया था ना, जभी. येस हाँ हो सर. गया था सर. हाँ सर तभी हो गया था. Sir, end it once, end the slideshow once, and then restart it. हाँ, It may then work. restart. That's what I have to do. Hold on. Close it, open it again. फिर आ जाएगा, एक मिनट. Yes. Yes, sir. है अभी विजिबल? Yeah, it's visible. Select the slide now, sir. Yeah, it's Yes, there. sir, now visible. Okay, so what we have to do first and foremost is to find the right agency for our idea. कई बार क्या होता है, कैंडिडेट को पता नहीं चलता है कि उसकी आइडिया कौन से एजेंसी में फिट होगी. ऑल्दो लॉट ऑफ रिसर्च एजेंसीज दे गिव अ वेरी ब्रॉड थीमेटिक एरियाज और समटाइम दे गिव अ वेरी नैरो एरिया. तो पहले हमको देखना है कि अगर मैं ये पर्टिकुलर स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ तो मेरी आइडिया ये वाले रिसर्च एजेंसी में फिट हो सकती है. वंस यू फाइंड द एजेंसी, most of the agencies will have the funding guidelines. It is published on their website. You can also see the past guideline if they are not current guidelines on the website. Guideline इसलिए पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट ग्रांट किया जाता है, so there are certain milestones, certain steps, certain actions, certain deadlines we have to meet. Okay? वो एक पार्ट हो गया. सेकंड, क्वालिटी कैसी होगी, आपका मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन कैसा होगा, एंड लास्टली आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट कैसा होगा, वो पूरा गाइडलाइन में दिया रहता है. तो अक्सर कैंडिडेट क्या करता है, प्रपोजल भेज देता है, सिलेक्ट होने के बाद काम करने लगता है, फिर बीच में उसको पता चलता है कि ये कैसा हो गया, बिकॉज दे इग्नोर और दे हैव फॉरगॉट टू स्टडी दी गाइडलाइन. तो फंडिंग गाइडलाइन should be studied carefully, right? जैसे पहले मैंने बोला कि does our idea fall in the funding theme? Most agencies a broad thematic area देते हैं. अगर किसी ने social science theme दिया होगा तो उसमें सब आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, बाकी के टॉपिक भी आते हैं. सो ब्रॉडर एरिया में, ब्रॉडर थीमेटिक एरिया में एक्सेप्टेंस या आपका फिट होना काफ़ी आसान होता है. बट अगर किसी ने लिखा मेकेट्रॉनिक्स, so then it is a very specialized field. There only proposals related to mechatronics can be submitted, right? Then point number 4, criteria for funding proposal. अब कई एजेंसीज ऐसी है जो अपना क्राइटेरिया पब्लिश नहीं करती. They don't want to publish the criteria. स्पेशली आप अगर यूजीसी मेजर माइनर देखोगे, इवन एआईसीटीसी के कुछ प्रोजेक्ट देखोगे तो वहाँ पे क्राइटेरिया कभी भी पब्लिश नहीं होता है. बट देर आर सर्टन एजेंसीज विच पब्लिश देयर क्राइटेरिया कि बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया वी विल कंसिडर दी पोटेंशियल फंडिंग फॉर योर प्रोजेक्ट. अब क्राइटेरिया क्या क्या होते, दे गिव दी सेक्शन वाइज मार्क्स कि आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम उसको इतने मार्क हो गए, आपके मेथोडोलॉजी को इतने मार्क हो गए, आपके एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को इतने मार्क हो गए, आपके पोटेंशियल इम्प्लीकेशन को इतने मार्क हो गए, और आपका मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड बजट को इतने मार्क हो गए. तो अगर ऐसा क्राइटेरिया दिया है तो फिर रिसर्चर को उस तरीके से प्रपोजल लिखना काफ़ी आसान हो जाता है, सो दैट बाय वेटेज द कैंडिडेट कैन राइट the proposal, right? Again, without reading the guideline, one should not rush to write the proposal. Many a time in the guideline, limitation दिया होता है. The total proposal length should not exceed 10,000 word, should not exceed
14 A4 पेजेस है, so on and so forth. तो कई बार जहाँ प्री डिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता है रिसर्च प्रपोजल का, जहाँ कैंडिडेट को अपने फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, वहाँ पे गाइडलाइन में अवश्य इसके बारे में जानकारी दी जाती है. सो कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द गाइडलाइन whether there are any rules related to the length of proposal, certain statements to be made, certain section to be elaborated, so on and so forth. अगर हमने वो नहीं पढ़ा तो हमारी मेहनत जो है वेस्ट हो सकती है, क्योंकि प्रपोजल वैसे ही रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं. राइट, परत हँग झालं. हा, ओके. क्राइटेरिया. अब somehow the bad news in the research proposal is that the research proposal are only given to the meritorious. काय झालं? ब्लैंक हो गया. हाँ, एक मिनट. वो एकदम से आगे जा रहा है. होल्ड ऑन. ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है आज? एक मिनट, ये हैंग का होता है. मैंने इसको स्लाइड शो नहीं करता हूँ, मैं इसको वन बाय वन दिखाता हूँ. आपको ये स्लाइड दिख रही है क्या? Yes, sir. सर. Yes, sir. So ये previous वाली slide दिख रही Yes, है. sir. Things Yes, you sir. must do. ओके. Things you must know. Yeah, now the second slide is again blur, sir. सम क्राइटेरिया. ये कौन दिख सा रहा है blur? सम क्राइटेरिया? No, sir. नहीं blur. सर. नो सर. ब्लो हो रहा है. एक मिनट, मेरे को समझ गया क्या हो रहा है. उसमें लिख के आ रहा है कि वी आर हैविंग प्रॉब्लम विथ नेटवर्क. Yeah, sir. Today your network is, नो, माय नेटवर्क इज वेरी ओके. वो सिस्को पे नोटिफिकेशन आ रही है okay. कि ऐसा हो रहा है. मेरे को समझ में आया, मैं इसको अभी ऐसा ही करूँगा इंस्टेड ऑफ दिस. नाउ यू आर सीइंग सम क्राइटेरिया. ये भी No, दिखेगा sir. आपको. Yeah, now हाँ, sir. multiple. Yeah, some criteria. Yes, sir, sir. Okay, so one of the thing which is disadvantage to most people is the scientific merit, because the agency which gives you 10, 15, 20 lakh rupees, they wanted to make sure that you have enough experience along with the merit while being considered for the grant of the project. तो only meritorious students को ही grant मिलती है. ये इसका एक ड्रॉबैक है. उसको कैसा टैकल करना वो मैं आने वाली स्लाइड में भी आपको बताऊंगा. सेकंड, रिलेवेंस टू दी प्रोग्राम प्रायोरिटीज. अगर किसी थीमेटिक एरिया में प्रपोजल मंगाए गए हैं तो दे गेट प्रोबेबली 100, 200, 300 प्रपोजल. इंटरनल में एजेंसी क्या करती है, उनकी कुछ प्रायोरिटी सेट होती है कि उनको 1 साल 2 साल में ये प्रायोरिटी अचीव करनी होती है. सो उनके प्रायोरिटी में अगर आपका प्रपोजल आता है, सो चांसेस ऑफ योर बीइंग शॉर्टलिस्टेड आर वेरी वेरी हाई. बट अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपका साइंटिफिक मेरिट है, आपने प्रपोजल का पैकेजिंग अच्छा किया है, बट उनका प्रायोरिटी जो है वो आपसे थोड़ा अलग है, तो उस समय आपको वो वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे या आपको बोलेंगे नेक्स्ट ईयर कंसीडर करने के लिए बोलेंगे. सो प्रायोरिटी ये कहीं डिस्क्लोज की नहीं जाती है. दे डू इट इंटरनली. द थर्ड वन इज अ क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट पीपल टीम. तो इसमें ऑब्वियसली the biggest qualification requirement is a PhD. Everybody should have a doctoral degree. Second, the principal investigator has to be the level of professor. The co-investigator has to be the level of associate professor, right? Or assistant professor, that can be done. And the coordinator or the research coordinator can be non-PhD with some background in the research area or analysis of data, so on and so forth. So qualification देखे जाते हैं, और इसमें PI and co-investigator
ये दोनों के रिसर्च का बैकग्राउंड देखा जाता है, इन्होंने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए और किस टाइप के जर्नल में किए, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि नहीं, ये भी क्वालिफिकेशन में चेक किया जाता है. One more thing which they look at it, which most of the researchers are poor, is the planning and administration. ये किस लिए देखा जाता है? Many a time क्या होता है कि रिसर्चर को मालूम है उसके दिमाग में क्या आइडिया है, उसको मालूम है कि कौन से वक्त क्या करना है और कितने समय में वो कंप्लीट हो जाएगी. बट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है जिसको अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं, so in that case, the chances of project being getting delayed, chances of running the budget above the overheads or above the cost are very very high. इसीलिए हमको वो प्रपोजल में ये डालना पड़ता है कि how we are going to plan and manage this project so that it will be completed within the due course of time and within the approved budget. राइट, तो ये भी उनका एक रिव्यू क्राइटेरिया होता है. राइट नाउ, अब जो कमिटी होती है, रिव्यू प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, उसमें 3, 5, 7 लोग होते हैं, नो मोर देन दैट, और इनको एक गाइडलाइन दी जाती है जिसको गाइडेंस कहते हैं. राइट, एंड वो गाइडेंस होता है हाउ टू रिव्यू दी research proposal submitted by the. हे दिसतंय का तुम्हाला? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, some criteria slide is. हाँ, ही स्लाइड दिसत आहे सर. रिव्यू प्रोसेस दिसतंय? हाँ सर. Yes, sir. ओके, सो उनको पण थोडंसं ब्लर्ड आहे जो सर, है- क्लिअर नाही. हाँ, कारण मला इथे एरर दाखवतोय तुमचं सर स्लाइड कंप्लीटली लोड नहीं हुआ है सर, हाफ लोड होके हाँ। पॉज हो गया है. और मेरे को यहाँ पे वो एरर दिखा रहा है हाँ, वेबएक्स वाला. थोडंसं अभी दिख रहा है कि मैं इसको स्लाइड शो में डालूं? स्लाइड शो में डालेंगे तो फिर हैंग होगा वो. ये प्रीवियस क्राइटेरिया, सम क्राइटेरिया, ये क्लियर दिख रहा है ना? No, sir. रिव्यू हम प्रोसेस, ये blur हो अभी गया. वो चला गया. रिव्यू प्रोसेस आ रहा है अभी क्लियर? नाही सर, No, नहीं सर, कुछ भी नहीं. नाही सर. ब्लर झालं? थांबा, Yeah. परत त्याला काहीच चालू दिसत करावं नाहीये. लागेल. टाइम लागेल सर लोड व्हायला. नाही, टाइम नाही. कालच्या स्लाइड ऍक्च्युली खूप मोठ्या होत्या हो. काल तर झालं, मला वाटतं काही सिस्टम मध्ये एरर येते आहे का? एक मिनिट. लेट्स सी, शेअर करतो एकदा परत. लेट्स सी वेदर इट कम. इट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लेम. ये आ गई सम क्राइटेरिया, हो गया लोड ये. Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर. यस सर. रिव्यू प्रोसेस आ गया. Yes, हाँ sir. Yeah. सर. Yes. ओके, सो दी रिव्यूअर जो होते हैं ना, वो 3, 5 या 7 लोग होते हैं और उनको गाइडेंस दिया जाता है एजेंसी के तरफ से कि हाउ टू इवैल्यूएट ईच एंड एवरी प्रपोजल. राइट, सो पहला उनका जो प्रोसेस होता है वो होता है, दे लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रपोजल, in which area the proposal is very strong, whether it is a method, whether it is a design, whether it is a probable outcome, whether it is a qualification of people, वो strength देखते हैं. Then weakness, कि क्या इसमें probability of success कम होगी, क्या इसका cost overrun होगा, क्या इसमें completion होने के लिए time लगेगा. Then qualification of people and probability of success. अब typically क्या होता है in a रिव्यू प्रपोजल, जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डालते हैं तो जनरली रूल ऑफ थंब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी अराउंड 80, 84, 82%. अब आप बोलोगे कि सर वाई नॉट 90%, वाई नॉट 50%? बिकॉज इफ यू पुट टू हाई प्रोबेबिलिटी ऑन योर सक्सेस, द चांसेस दैट दे माइट थिंक यू आर ओवर कॉन्फिडेंट and chances of rejections are high. If you put too low of a probability, then they will think that the researcher itself is not confident and the proposal will get rejected. जब हम
80-82% की प्रोबेबिलिटी डालते हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज ए रीजनेबली एक्सेप्टेड प्रोबेबिलिटी। बट जो बचा हुआ 18-20% है, दैट इज द रिस्क ऑफ फेल्यूर और द रिस्क ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल। तो उसके लिए कैंडिडेट को एक इलेबोरेशन देना पड़ता है कि अगर प्रोबेबिलिटी 80% से नीचे गई तो व्हाट आर द स्टेप्स which can be undertaken to ensure that this project goes to the successful completion, right? So 80-82% प्रोबेबिलिटी देने के बाद हमको जो पिटफॉल होते हैं ना 18 और 20% के, उसका हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा अंडर विच सर्कमस्टेंसेस दिस प्रोबेबिलिटी विल बी अफेक्टेड। क्लियर? अब रिव्यूअर को इंडिविजुअल स्कोर देना होता है, राइट? सो आपका प्रपोजल 3, 5 या 7 लोग देखेंगे और उसके ऊपर वो उसका स्कोर डालेंगे। वो स्कोर डालने के बाद वो पूरे ग्रुप का एक स्कोर बनेगा और ग्रुप स्कोर होने के बाद जो है वो प्रपोजल को देखा जाएगा। जिसका स्कोर ज़्यादा है उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिनका स्कोर कम है उनको रिजेक्ट किया जाएगा। व्हाट रिव्यूअर्स आर लुकिंग, दे आर लुकिंग फॉर द प्रपोजल विच दे कैन चैंपियन, मतलब ऐसे प्रपोजल जिससे वो ग्रांट देकर काम सक्सेसफुली रिसर्चरों से करवा सके, एंड ऐसे प्रपोजल जो सही तरीके से लिखे नहीं है, जिसकी मेथड क्लियर नहीं है, जिसके क्वालिफिकेशंस पे डाउट है, जिसके प्रोबेबिलिटी पे डाउट है, दे विल डिसमिस सच प्रपोजल। लॉजिकली रिटन प्रपोजल मेक रिव्यू प्रोसेस वेरी इजी। इसीलिए अनलाइक योर PhD synopsis, the writing of proposal for grant is a very tricky job. ट्रिकी इसलिए होता है क्योंकि अगर उसे पढ़ना है आपके 12, 13, 14 पन्ने, तो एंटायर राइट अप हैज टू बी सीमलेस एंड रिटन इन अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव। अदरवाइज क्या होता है, वो पढ़ते पढ़ते अगर उसको समझ में नहीं आया, दे आर गोइंग बैक एंड फोर्थ टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली रिसर्चर वांटेड टू से, वो 8-10 पन्ने के बाद बोलेगा ये समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़ो। तो लिखना लॉजिकली है। अगर आपके प्रपोजल से रिव्यूअर को काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है तो वो बीच में ही आपका प्रपोजल पढ़ना छोड़ देगा। उसको कोई कंपल्शन नहीं है, नो मैटर हाउ गुड क्वालिफाइड यू आर, बट इफ यू आर अनेबल टू राइट इट लॉजिकली देन द चांसेस ऑफ रिजेक्शंस आर आल्सो वेरी वेरी हाई, है ना? जैसे बीच में मैं कुछ यूनिवर्सिटी में MBA के पेपर चेक करने जाता था, तो कैंडिडेट कभी लिखेगा 8B, उसके बाद लिखेगा 1C, फिर लिखेगा 3B। तो एग्जामिनर जो होता है चेक करने वाला, उसको बहुत आगे पीछे होना पडता है। मग तेव्हा कंटाळा वगैरे आला किंवा खूप डोकं दुखायला लागलं तर मग त्याला 50% मार्क देऊन त्याला पास करून द्या। तीच मेंटॅलिटी जी आहे ती रिव्ह्यूअरची सुद्धा असते, कारण त्यांच्याकडे 1000-1500 प्रपोजल आलेले असतात आणि त्यांना ते सगळे वाचावे लागतात। दॅट्स वाय मेक शुअर योर प्रपोजल्स आर एक्सट्रीमली रिटन इन अ लॉजिकल वे। वहाँ लॉजिक नहीं होगा, तर्क नसेल तर मग तुमचे चांसेस वाढतात। नाउ ये पूरे प्रोसेस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट, और जिसको हम एग्जीक्यूटिव समरी या प्रोजेक्ट समरी बोलते हैं। नाउ टिपिकली एब्स्ट्रैक्ट शुड नॉट एक्सीड 8 लाइन्स ऑन A4 पेपर। 8 लाईनी म्हणजे मॅक्सिमम झाल्या, म्हणजे आपण त्याला एक पॅरेग्राफ धरू A4 पेजचा। सो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट सही तरीके से लिख नहीं पाते। क्यों? एब्स्ट्रैक्ट से ये उम्मीद की जाती है कि योर प्रपोजल मस्ट बी क्लियर। आपके समरी में ये कैप्चर होता है कि इसेंस जो है आपके प्रपोजल का, इट मस्ट बी वेरी क्लियर, वेरी कंसाइज, वेल आर्टिकुलेटेड एंड लॉजिकल। 8 लाइनों में आपको 14 पन्ने का निचोड़ देना है। क्यों? बिकॉज दिस इज द ओनली सेक्शन दैट एवरी रिव्यूअर रीड। इसका सेटअप कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला जो पेज होता है ना प्रपोजल का, उसमें आपका टाइटल होता है जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बोला जाता है,
और नीचे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम होता है। वो पेज खत्म होने के बाद सेकंड पेज पे आती है आपकी एग्जीक्यूटिव समरी या एब्स्ट्रैक्ट। तो रिव्यूअर वो पढ़ेगा, उसको अगर एब्स्ट्रैक्ट समझ में आया तो वो आगे के 14 पन्ने पढ़ेगा। उसको एब्स्ट्रैक्ट ही समझ में नहीं आया तो वो आपका प्रपोजल लेके सीधा डस्टबिन में डाल देगा, बोलेगा ये समझ में नहीं आया। म्हणून ॲब्स्ट्रॅक्ट लिहिताना आपण काय म्हणायचा प्रयत्न करतो आहे ते कमीत कमी शब्दात आणि तर्कशुद्ध पद्धतीने आपल्याला मांडता आलं पाहिजे। हे सगळ्यांना करता येत नाही, मला सुद्धा तेवढी प्रॅक्टिस नाही, पण आमच्या टीममध्ये काही लोक आहेत ते याच्यामध्ये फार फार म्हणजे फार उत्तम आहेत। त्याच्यामुळे somebody who can do that can be of great help। Then अगर आपने गाइडलाइन नहीं पढ़ी तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया जाता है और आपने वो पढ़ा ही नहीं है। सो इट इज बेटर टू लुक एट द गाइडलाइन, स्टडी द गाइडलाइन एंड देन स्टार्ट राइटिंग द प्रपोजल। इफ देर आर नो गाइडलाइंस गिवन then start writing proposal in a way which is most logical। so आप देखो ये बहुत बार लॉजिक वर्ड आ रहा है, कल भी हमने कल के पहले सेशन में भी लॉजिक के बारे में बात की थी। तर्क हा संशोधनाचा महत्वाचा घटक आहे। जब तक लॉजिक नहीं है आपके रिसर्च में तो वो रिसर्च एक प्योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, राइट। दूसरा क्या होता है कि फॉर्मेट, जैसे आप ICSSR ले लो, UGC ले लो, इनके डब्बे डब्बे वाले फॉर्मेट होते हैं, राइट। कैंडिडेट को सिर्फ वो डब्बों में फिल करना पड़ता है और HOD या PI की साइन लेके वो प्रॉपर चैनल में से उसको आगे भेजना पड़ता है। सो इफ इट इज अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट तो देन रिव्यूअर्स आर वेरी हैप्पी एंड दे विल बी मोर जनरस व्हाइल रिव्यूइंग एंटायर bunch of proposal। बट अगर फॉर्मेट नहीं है तो देन यू हैव टू कीप इन माइंड कि रिव्यूअर को कम से कम तकलीफ होनी चाहिए आपका प्रपोजल पढ़ते समय। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नहीं जमेगा। अभी हमको ये रिसर्च प्रोजेक्ट करते करते लगभग 10 साल हो गए। आम्ही एका वर्षात कमीत कमी 12 ते 15 प्रपोजल लिहितो, त्याच्यातले 1-2 ऍक्सेप्ट होतात आणि 1-2 कामं मिळतात। एकदा तुम्ही ती लिहायची प्रॅक्टिस केली ना की 10-20 प्रपोजल लिहिल्यानंतर तुम्हाला त्या लॉजिकल पद्धतीने कसं लिहायचं ते तुम्हाला त्याची प्रॅक्टिस होते। सो टाइम इज द ओनली सॉल्यूशन एज टू हाउ टू प्रैक्टिस इट, राइट। जैसे आपने सिनॉप्सिस लिखा, शायद जिंदगी में पहले बार लिखा होगा आपका सिनॉप्सिस, तो इसके पहले आपने कभी ऐसा काम किया नहीं ये लेवल पे। तो अगर मैंने आपको आज से 2 साल बाद बोला कि वापिस सिनॉप्सिस लिखो तो आप उसको बेहतरीन तरीके से लिख पाओगे, बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट शुड बी रिटन। तो वैसा ही पोस्ट PhD इफ यू प्रैक्टिस 5-6 प्रपोजल, फिर 7-8 के बाद आपका फाइन ट्यूनिंग होना चालू हो जाएगा और एक बार आपको वो जम गया तो फिर लिखना ये काफी आसान हो जाता है। सो वी शुड नॉट मेक रिव्यूअर टू वर्क हार्ड, राइट। अब वन ऑफ द थिंग दैट कम्स इज अ ओवर रीचिंग ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस, बहुत एम्बिशियस है। क्या होता है, टिपिकल रिसर्च प्रोजेक्ट जो दिए जाते हैं ये 180 डेज के होते हैं, ये टिपिकल है, 6 मंथ मैक्सिमम। आपका लक बहुत अच्छा होगा तो आपको 12 या 18 महीने का मिलता है, उसके आगे का प्रोजेक्ट कभी किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी 2 चीजें होती है। पहला, ये एजेंसीज हर साल नए बैचेस को प्रोजेक्ट देती है तो उनका ईयरली बजट होता है। सेकेंडली, द लॉन्गर इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट द मोर इज द रिस्क। कि टीम में झगड़ा हो गया, किसी को कोविड हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, या फिर आपके रॉ मटेरियल खत्म हो गया, इक्विपमेंट जल गया, चोरी हो गया, एन नंबर ऑफ थिंग्स कम। तो 180 डेज इज अ मैक्सिमम, नॉट मैक्सिमम बट इज अ कॉमन ड्यूरेशन दैट इज फॉलो। तो हमको ये देखना है कि हम जब प्रपोजल में हाइपोथेसिस लिखेंगे दैट शुड बी अचीवेबल विद इन अ टाइम पीरियड। जो कल के सेशन में हमने देखा था ना, स्मार्ट, SMART, अचीवेबल एंड टाइमिंग। तो आपका हाइपोथेसिस वो टाइम पीरियड के लिए करेक्ट होनी चाहिए। कई बार कैंडिडेट बहुत एम्बिशियस होता है
और उसको लगता है मैं ये कर दूंगा, बट कमिटी को लगता है कि ये गोल होना नामुमकिन है, तो वो रिजेक्ट होता है। सेकेंडली, अब यहाँ पे कई चीजें आपके पीएचडी सिनॉप्सिस से बहुत अलग होती है, राइट? हम अपने सिनॉप्सिस में 5, 6, 7 हाइपोथेसिस डाल देते हैं, बट ये जब आप प्रपोजल लिखते हो ग्रांट के लिए, तो आपको हर एक हाइपोथेसिस के लिए एम और ऑब्जेक्टिव डालना पड़ता है। Why you want to test this particular hypothesis only? त्याच्याकरता एम आणि हायपोथेसिस द्यावं लागतं, एम आणि ऑब्जेक्टिव्ह द्यावं लागतो, आणि मग खाली ते हायपोथेसिस तुम्ही तो काय टेस्ट करताय हे लिहावं लागतं. थर्ड वन, मेथड एसोसिएटेड विद टाइमलाइन. से अगर मुझे यहाँ से अमरावती जाना है तो मैं कार से जा सकता हूँ मेरे, मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं बस से जा सकता हूँ, मैं पैदल जा सकता हूँ, साइकिल से जा सकता हूँ. देयर आर n नंबर ऑफ वे, बट दोज वेज हैव द लिमिटेशन ऑफ टाइम. तो मेथड अगर हम अपने प्रपोजल में डाल देते हैं तो वी हैव टू बी वेरी अश्योर्ड दैट कि ये 6 महीने या जो भी आपका ड्यूरेशन होगा उसके लिए कंप्लायंट मेथड है, राइट? सो कैंडिडेट हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस about proposing the method, proposing the hypothesis, proposing the aim and objective, so that within a time frame it can be completed. And lastly, expected outcome and impact. अभी कुछ यूनिवर्सिटी के पीएचडी के थीसिस में ये डालना मैंडेटरी किया है. मैंने कुछ ऐसे थीसिस देखे 2-3 साल पहले, पोटेंशियल आउटकम बोलते हैं उसको. तो आपको आपके प्रपोजल में एक्सपेक्टेड आउटकम एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ये दोनों भी डालने पड़ते हैं. अगर आपने नहीं डाला तो कहीं ना कहीं आपका रिव्यू प्रोसेस में मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं, राइट? सो क्या हुआ, परत हँग झाला? व्हाय इट इज गेटिंग हँग? आज काय रातूमचं इंटरनेट मध्ये काही प्रॉब्लेम येतो का? परत हँग झालंय. एक मिनट. अब ये दिख रहा है आपको? एक मिनट. हाँ, ये दिख रहा है आपको? स्लाइड बदलली Must be- स्लाइड दिसतंय चेंज है? होत आहे सर. नाही सर, दिसत नाहीये सर, अच्छा. विजिबल नाहीये सर क्लिअरली. म्हणजे मला स्क्रीन दिसत आहे, परत साईट ते लाईट बंद करून मला परत ते करावं लागेल मला. आज काहीतरी सिस्टम मध्ये गोंधळ होतो आहे. जनरली असं होत नाही. एक मिनिट. प्रपोजल हे दिसतंय? हाँ सर. नाउ इट्स विजिबल. Okay. So- विजिबल नाउ. Reviewer must be convinced that the proposed evaluation plan will keep you on track to the successful completion of the project. जो हमको अपने प्रपोजल में डालना पड़ता है, हाउ वी विल डू दी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, जिसको M&E बोलते हैं. तो वो प्लान देना पड़ता है कि हम वीक 1, वीक 2, वीक 3 या जो भी फोर्टनाइटली या मंथली जो भी करोगे, दैट द रिव्यूअर शुड बी कन्विंस कि yes, if they follow this, the successful timely completion can be achieved. Probability of success has to be acceptable, which I said around 80, 82, even 85%. Anything above 90 becomes too ambitious, और फिर वो लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट होके बात कर रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है. सो एनीथिंग बिटवीन 75 to 85 randomly you can put as a probability which is acceptable. ये सब होने के बाद वो आपके प्रपोजल पे एक स्टैंप लगाता है, इट नीड्स टू बी फंडेड. एक बार वो स्टैंप लग गया कि फिर आपकी नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है वो शुरू हो जाती है. नाउ एक जो प्राइम हिस्सा होता है रिसर्च प्रोजेक्ट करने का, वो होता है बजट. और क्योंकि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से आता हूँ तो मेरा बजट पे ठीक ठाक कंट्रोल होता है.
आइडिया अच्छी आती है कि हाउ द बजट शुड बी डन। मैंने कई ऐसे यूनिवर्सिटी में रिसर्चर देखे जो पैसे कमाने के लिए जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि 10 लाख का प्रोजेक्ट 20 लाख के बजट में डाल देते हैं, तो रिव्यू कमेटी को भी पता चलता है कि ये अनरीजनेबल बजट है। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज द टाइमलाइन टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टाइम that each person will be spending on the portion of the project. Say for example हमारे टीम में 4 लोग हैं। पहला है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो प्रोफेसर लेवल का है, सेकंड लेवल पे आप हो को इन्वेस्टिगेटर, थर्ड लेवल पे एक कोऑर्डिनेटर है और फोर्थ लेवल पे एक राइटर है जो लिखने का काम करेगा। तो इनके आपको रेट्स मालूम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर प्रोफेसर वी चार्ज 2000 रुपीज पर आवर। सो अगर 6 महीने में प्रोफेसर साहब मान लो 100 घंटा काम करने वाले होंगे तो उनका बिल आएगा 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपीज उनका। सेकंड लेवल पे आप आओगे, आपका रेट होगा 1000 रुपीज पर आवर। सो यू आर वर्किंग से 300 आवर्स, तो 3 लाख गोज टू दी को इन्वेस्टिगेटर। थर्ड लेवल पे आपका कोऑर्डिनेटर, वो भी 300 घंटे काम करने वाला है, उसका रेट होगा 500 रुपीज पर आवर। सो उसका हो गया 1.5 लाख रुपए। और जो राइटर है, राइटर का लमसम पेमेंट डाल दो कि पूरा रिपोर्ट राइट करके देगा, उसका आप 1.5 लाख रुपए पकड़ लो। नाउ ये इतना सिंपल नहीं है, आपको पीआई क्या काम करेगा उसका भी डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है जो को इन्वेस्टिगेटर होता है। पीआई जनरली बहुत कम काम करता है, वो आपके ऊपर आती है। तो डिटेल आप क्या करोगे उसका डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट में देना पड़ता है। एंड देन ऑफ कोर्स इसके बाद कोई अगर डेटा एनालिसिस करना है उसके पैसे अलग हो गए, ट्रैवलिंग के अलग हो गए, सो एंड सो फोर्थ, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला, कई बार लोग अनरीजनेबल बजट डालते हैं। दैट मेक्स रिव्यूअर वेरी very skeptic. They feel that the researcher is trying to dig in the money here and not interested in the research. वैसा आपको कतई नहीं करना है, right? Rather, if there are guidelines given in the agency itself, right, then we have to follow the guideline according to the agency. Otherwise, the budgets will be judged based on the degree of reasonableness. जैसे आप अगर किसी ने यूजीसी मेजर या माइनर किया होगा तो उसमें गाइडलाइन दी जाती है कि इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड बंद झाला का, दिसतंय का, हाँ चालू आहे सर. इज इट विजिबल? यस सर, विजिबल. चालू है, दिसता है ना? हाँ. सो ओके सर. आपको गाइडलाइन में अगर दिया है, जैसे यूजीसी में दिया जाता है कि 10% will institutional overhead, 5% of the budget can be given to journals or magazine or so on and so forth. तर असे दिलेले असतात. जर असं दिलं असेल तर त्या पद्धतीने बजेट बनवायचं. नसेल तर तुम्हाला जे कन्झ्युमेबल आयटम असतात, बरेचदा असं होतं की आपल्याला यूजीसीचे कामं करून किंवा एआयसीटीसीचे कामं करून आपल्याला पुस्तकं घेणं, कंप्यूटर घेणं, प्रिंटर घेणं खूप सवय लागली असते. ये टाइप के प्रोजेक्ट में आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक पैसा भी नहीं मिलता। वो बोलते हैं कि आपके पास नहीं है तो आप हायर करो, किराए पे लेके आओ, उसका बिल वहाँ पे जमा करो। तो जनरली मेजॉरिटी लोगों के पास तो कंप्यूटर प्रिंटर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप टोनर का बिल लगाओगे तो वो भी अलाउड नहीं है। वो बोलते हैं आपके पास प्रिंटर नहीं है तो गेट इट प्रिंटेड फ्रॉम दी प्रोफेशनल एजेंसी, उसका बिल लगाओ। तो कुछ गाइडलाइन जो होती है कुछ एजेंसियों की, वो थोड़ी यूजीसी से अलग होती है, तो हमको उसका थोड़ा ख्याल रखने का है, बिकॉज हम हर चीज के लिए उनके पास जो है बजट में वो आइटम डाल नहीं सकते। अब टीम कशी बनवायची? साधारणपणे टीम मध्ये 3 ते 4 लोक असावेत. प्रश्न येईल, सर एवढेच का? कारण जर तुम्ही जास्ती हुशार लोक ठेवले तर भांडण होतं. कारण भारतामध्ये सगळेच हुशार आहे.
रिक्शेवालाही हुशार है, प्रधानमंत्री हुशार है, अर्थमंत्री हुशार है, प्रोफेसर ही हुशार है। तो अगर टीम में ईगो क्लैश होने लगा, तो फिर वो भलते टाइम में और भलते मैटर में टाइम वेस्ट होता है। आपके टीम का बाइंडिंग और फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए और हर एक मेंबर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए की हा मेंबर हे करेल, हा मेंबर तो करेल, तो मेंबर तो करेल। नाही तर काय होतं, अरे मैं सोचा था सर आप लिख दोगे, अरे मैं सोचा की उसने लिखा होगा, या गोष्टी टीममध्ये चालत नाही। सिम्पली याच्यात वेळ आपल्याकडे कमी असतो म्हणून तुम्हाला फक्त 6 महिन्याचा वेळ दिला जातो आणि म्हणून हे थोडं टीम बनवण्यासाठी इम्पॉर्टंट होतं। सो फर्स्ट पर्सन who will be your principal investigator having significant experience in the topic area। Sir, उसके रेज्यूमे में Sir, PPT is not visible, sir. नहीं दिख रही है, इट इज नॉट पूर्ण ब्लर झाली showing? सर, पूर्ण ब्लर झाली सर. मी एक Blur झाली. तुम्ही 2 मिनिटं वाट पहा, मी आता कम्प्युटरच रिस्टार्ट करतो। थांबा, मी रिस्टार्ट करतो, थांबा, मी हे लीव्ह करतो, परत जॉईन करतो, म्हणजे हे असं झालं नाही पाहिजे। Should be having maximum 4 people, right? One, he is a PI having significant expertise in the topic। सेकंड लेवल पे आप हो गए जिनको पासिंग फैमिलियरिटी है विद द सब्जेक्ट मैटर, एंड थर्ड वन इज अ राइटर और कोऑर्डिनेटर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। आप 3 या 4 लोगों की टीम जो है वो बना सकते हो, राइट? अब इसकी शुरुआत कब करना है? टिपिकली जो एडवर्टीजमेंट आना शुरू होती है वो आती है मंथ ऑफ जून। अब आप बोलोगे सर जून में क्यों आती है? बिकॉज सब एजेंसियों का बजट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। वो प्रोजेक्ट सबमिट हो जाते हैं, फिर उनका अगले साल का बजट बनता है और बनने के बाद जून में उसकी एडवर्टीजमेंट आती है और फिर वो शॉर्टलिस्ट करते करते शायद आपको अगस्त सितंबर या नवंबर तक का भी टाइम लग जाता है। तो हमको T-6 काम करना है। अभी आप बोलोगे सर इस साल के लिए आप कर सकते क्या? हमारे पास अभी 2 या 2.5 महीना बचा हुआ है, right? So even if you want to start, you start 6 months before the deadline। डिस्कस द आइडिया, आपके दिमाग में कौन सी आइडिया है, कलीग के साथ डिस्कस करो, नॉट विद द पर्सन हु यू डोंट ट्रस्ट। मेरे को एक अंबेडकर कॉलेज के एक अच्छे प्रोफेसर मिले थे, एक रिसर्च प्रोग्राम में आए थे मेरे को सुनने, और उन्होंने बोला कि उन्होंने किसी अमेरिकन फैकल्टी के साथ उनका आइडिया डिस्कस किया और अल्टीमेटली वो अमेरिकन फैकल्टी गायब हो गई और फिर 2-3 साल बाद पता चला कि उसने वो प्रोजेक्ट भी लिया, पेपर भी सबमिट किया और पेटेंट भी लिया। तो यू ओनली डिस्कस विद द पीपल हु यू आर कॉन्फिडेंट विद। ऐसा नहीं कि वो जाके आपके पीछे आपके नाम का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट खुद के नाम पे कर लेंगे, राइट? नाउ अगर आप एक्सपेरिमेंटल मॉडल पे जाना चाहते हो, साइंस के लोग हैं, तो यू कंप्लीट द एक्सपेरिमेंट एंड पब्लिश द रिजल्ट इन अ पेपर। आपके रिजल्ट में आपकी प्रोडक्टिविटी और एबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू टेक प्रोजेक्ट फ्रॉम आइडिया टू कंप्लीशन ये पब्लिश होना चाहिए। इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। मान लो अगर आप में से कोई साइंस का है और जिसने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके कुछ प्रोडक्टिविटी वो दिखा सकता है और वो एखादा पेपर पब्लिश करके ये एहसास दिलाएगा कि ये उसका आइडिया ये फाइनल कंप्लीशन जा सकता है, तो इनको बहुत जल्दी प्रेफरेंस मिलता है रिसर्च ग्रांट में। बट देयर इज अ बट, उनको क्या करना है? दिस इज ओनली अप्लीकेबल टू एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। नॉन साइंस वालों के लिए ये डिफिकल्ट है। सो अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो रीस्टेट ईच एम एट द बिगिनिंग ऑफ सेक्शन। आप ऐसे क्यों कर रहे हो, राइट? देन वो एम के साथ साथ आपको हाइपोथेसिस को रिस्टेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका ये एम होगा तो ये एम के लिए ये हाइपोथेसिस क्यों। अब वो देने के बाद आपको वही एम आपने क्यों सिलेक्ट किया उसका रैशनल देना पड़ता है। why you are taking that particular aim only, why not something else, right? Then number 4, you have to provide a detailed plan for the experiment।
आप वो एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे करोगे, कौन से स्टेप में करोगे, एंड what will be the likely outcome of your experiment, right? Now, since we are talking a probability of 75 to 85% in between, we have to give the plan B. If the selected approach fail, we should have an alternate plan जिसको plan B बोला जाता है, वो भी proposal में डालना पड़ता है, right? Now, we will see कि how can we get our proposal into top 10%. आता तुम्ही सगळ्यांनी सिनॉप्सिस लिहिलाय, तुमचं पीएचडी 1-2 वर्षात संपून जाईल, तुम्हाला बऱ्यापैकी रिसर्चचं बॅकग्राऊंड येईल, तर मग हे लिहायचा प्रयत्न करायचा आणि या 2 स्लाइडवर या गाईडलाईन आहेत त्या जर तुम्ही केल्या तर यू कॅन बी कंसिडर्ड अमंग दी टॉप 10% ऑफ दी प्रपोजल. सबसे पहले आउटस्टैंडिंग साइंस. ओके, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला था कि मेजॉरिटी रिसर्च ये साइंस बेस्ड को ही जाता है, पर आपके दिमाग में अगर कोई एक्सलेंट आइडिया होगी, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया होगी, तो वो आइडिया भी फंड हो सकती है. जरूरी नहीं है कि आप उस फील्ड के नहीं हो या आपको सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस नहीं है. अगर आपने डेमोन्स्ट्रेट किया कि आप उसको कंप्लीशन तक कैसे लेके जाओगे, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर द फंडिंग. सेकंड, प्रिपरेशन. राइट फ्रॉम द डे वन यू मस्ट बी इन टच विद द फंडिंग एजेंसी. जैसे कि गाइडलाइन पढ़ना, इसके पहले किस तरीके के काम दिए, कौन से थीमेटिक एरिया में इनके प्रोजेक्ट्स आते हैं, कितने फ्रीक्वेंटली आते हैं, क्या इन्होंने क्राइटेरिया कभी पब्लिश किया है क्या, और जो इंस्टीट्यूट आप जहाँ से काम कर रहे हो, से इफ यू आर फ्रॉम आरटीए मीनिंग देन यूनिवर्सिटी के थ्रू आप कोऑर्डिनेट करो, या आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज के हो तो उसके थ्रू आप कोऑर्डिनेट करो, राइट. थर्ड नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप कितने भी एक्सलेंट आइडिया के हकदार हो, बट आपके अंग्रेजी में थोड़ी भी मिस्टेक है, लाइक स्पेलिंग एरर, यू विल नॉट बी फंडेड. जब कोई एजेंसी आपको 15-20 लाख रुपए दे रही है तो दे डोंट टॉलरेट इवन अ ग्रामेटिकल एंड टाइपो एरर, वो डायरेक्ट आपको रिजेक्ट कर देते हैं. सो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस व्हाइल पुटिंग आवर प्रपोजल, राइट. सो one should not underestimate the competition. आप हो सकता है आपने घाई में लिख लिया, आपने रिव्यू नहीं किया, और आपको वो 10 बार रिव्यू करना है, तभी जाके आप उसको फाइनल सबमिट कर सकते हो. बिकॉज अ स्मॉल एरर कैन ऑल्सो लीड टू द रिजेक्शन ऑफ योर प्रपोजल, राइट. देन कम्स योर फील्ड. आप जो काम कर रहे हो, इज इट फंडामेंटल टू योर फील्ड, कि वो आपके फील्ड से थोड़ा अलग है. आप जो आइडिया सबमिट कर रहे हो, विल इट हैव अ ब्रॉड इम्प्लीकेशन, मींस इफ इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू एन एक्चुअल कमर्शियल प्रोडक्ट और सर्विस, ये दुनिया में सब लोगों तक या मैक्सिमम कितने लोगों तक इसको पहुंचाया जा सकता है. देन थर्ड, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बिकॉज technology, those who are working in the field of science, technology plays a very important role. Why? Because it changes every 2-3 years. So अगर आप मान लो 4G या 5G के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले 3-4-5 साल बाद 6G 7G टेक्नोलॉजी आएगी. इसीलिए साइंस में काम करते समय we have to be of the futuristic mindset, so that we are making use of only emerging technologies, right? And most important, can it be done on time and on budget? No matter it is fundamental, no matter it has wider implication, no matter it is high tech, but it cannot be done on time and budget, then the entire thing collapse. इसलिए समय और बजट ये भी आपको उस एंगल से ही देखना है. सेकंड कम्स योर कंपटीशन. ऑलवेज रिमेंबर, मेरा एक बॉस था, वो मुझे हमेशा कहता था कि आपने जो सोचा है वो दुनिया में 10 लोगों ने पहले सोच के और वो कुछ कर रहे हैं. सो देर इज नथिंग न्यू. सो देर आर मेनी पीपल हु आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग विच यू आर ट्राइंग टू डू, बट हाउ योर अप्रोच विल डिफर. कैन यू गेट देयर फर्स्ट, राइट. योर कॉम्पिटिशन में ऑल्सो रिव्यू योर प्रपोजल. कई बार क्या होता है ना कि हम अपना प्रपोजल भेज देते हैं,
वो एजेंसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको पता चलता है कि अच्छा प्रपोजल है, वो लेके उनके रिश्तेदारों को दे देते हैं, बोलते भैया इसका नाम चेंज करके आप सबमिट कर लो. हे असं आमच्यासोबत झालंय बरं का. आमच्यासोबत झालंय आणि आम्हाला 3 वर्षानंतर ते चुकून कळलं की असं काहीतरी झालं होतं. आम्ही एकदा एक मोठा प्रोजेक्ट 20-22 लाखाचा एका दिल्लीतल्या मोठ्या एजन्सीला सबमिट केलं. तर त्यांच्याकडनं काही उत्तर आलं नाही. आम्ही विसरून गेलो की ठीक आहे, नसेल आलं. मध्ये आम्हाला 5-6 महिन्यानंतर एक फोन आला होता. कोणतरी पंजाबी माणूस होता. तो म्हणे 10% द्या, तुमचं काम होऊन जाईल. तर आम्हाला वाटलं हा मजाक करतोय. तर वी डिड नॉट टूक हिम सिरियसली. वी लेट इट गो. 3 वर्षांनी नागपुरात एका कार्यक्रमामध्ये एक कोणते अध्यक्ष आले होते, मोठ्या पदावरनं रिटायर झालेले. तर कार्यक्रम संपल्यावर गप्पा गोष्टी सुरू होत्या. तर ते म्हणे अरे मी त्या एजन्सीमध्ये होतो. तर आम्ही म्हटलं सर आम्ही त्या एजन्सीमध्ये 3 वर्ष आधी एक प्रपोजल पाठवलं होतं पण ते रिजेक्ट झालं. ते म्हणे की तुमच्या टीमचं कसं रिजेक्ट होईल, म्हणजे माझ्या टीममध्ये अजून 2-3 खूप सिनियर लोक आहेत, मी तर खूप लहान आहे त्याच्यात. तर ते म्हणे नाही झालं असेल म्हणे, काही सांगता येत नाही म्हणे. तर ते म्हणे तुम्ही एकदा नाव सांगा म्हणे, तुम्ही काय सबमिट केलं होतं, मी चेक करतो. मग त्या दिवशी संध्याकाळी ते घरी गेले. दुसऱ्या दिवशी तो परत कार्यक्रम होता, तो दुपारी ते लंचला म्हणे की "मग तुमचं तर प्रपोजल पास झालंय म्हणे. अरे म्हटलं सर आम्हाला काही नोटिफिकेशन नाही, काही नाही. मग त्यांनी जेव्हा चेक केलं तर ते वेगळ्या व्यक्तीच्या नावावर गेलं होतं. म्हणजे याचा अर्थ आमचं प्रपोजल कोणीतरी घेऊन कोणाला तरी दिलं आणि त्याला ते देऊन दिलं. तो ये होता है और ये हमको समझ में नहीं आ सकता क्योंकि पर्दे के पीछे क्या होता है, दैट इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ये सब एजेंसियों में होता है. सब तो नहीं कहूंगा, कुछ एजेंसियों में होता है. सरकारी एजेंसियों में तो 100% होता है, राइट. यूजीसी एआयसीटी इसमें 100% होता है. बट काही रेप्युटेड एजन्सी आहेत त्याच्यात शक्यता कमी आहे पण नाकारता येत नाही. युअर फंडिंग एजेंसी, सो उनकी फंडिंग प्रायोरिटी हमको पढ़ लेने का है. वो कैसे डिसाइड करते हैं, अगर उन्होंने कोई क्राइटेरिया पब्लिकली डिस्क्लोज किया है, जितना उनके वेबसाइट से, मीडिया से, इंटरनेट से आप ढूंढ पाओगे उतना आपके लिए बेहतर होगा. फिर आपको सोचना है कि क्या मेरा प्रपोजल इसमें फिट हो पाएगा. फिर विद इन दी प्रपोजल प्रोग्राम्स होते हैं, तो कौन से प्रोग्राम में मेरा प्रपोजल, मेरा काम फिट होगा वो देखना है. अब एक अच्छी चीज होती है कि हर एजेंसी का एक कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर बैठता है. मोस्टली वो पूना में बैठता है. अगर महाराष्ट्र का होगा ना, वो पूना में बैठता है. और अगर जोन वाइज होगा, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो फिर वो अहमदाबाद में वगैरह बैठता है, वेस्ट जोन का. तो हमको अगर, और वेबसाइट पे उसके डिटेल दिए रहते, यू मे ऑल्सो मेक अ फोन कॉल टू देम, चेक. दे मे एंटरटेन यू, दे मे नॉट इवन एंटरटेन यू. तो उनके टच में रहना भी अच्छा है. एक बार आप शॉर्ट लिस्ट हो गए ना तो वो आपको बुलाते हैं. अगर अमाउंट बड़ी होगी 15-20 लाख के ऊपर, तो एक बार आपका चेहरा देखना चाहते हो, तो उस समय आपको फंडिंग एजेंसी को विजिट करके प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, एक ब्रीफ. और उसके बाद आपको एक पेपर लिखना पड़ता है. प्रेस रिलीज तो अलाउड नहीं है आजकल, बट ये हमको बाद में पता चला कि आफ्टर एवरी रिसर्च यू हैव टू पब्लिश वन पेपर. और वो पेपर नाम आपका होता है रिसर्चर करके, बट वो पब्लिश वो एजेंसी करती है. दे मे डू इट इंटरनली, दे मे डू इट थ्रू जर्नल. तो फंडिंग एजेंसी की भी जानकारी हमें होना काफी अनिवार्य है, राइट. देन गाईडलाईन. आपले लोक खूप आळशी आहेत, मी सांगतो. तुम्ही जेव्हा या फंडिंग एजेंसी सोबत काम करता ना, तो उनमें ड्यू डेट लिखी रहती. अभी हमने बीच में एक बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, उनका GDN नाम का एक नेटवर्क है, ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क. मेरा काम मैक्सिमम डेवलपमेंट एरिया में होता है. तो ड्यू डेट वो कैसे मेंशन करते हैं, अगर उन्होंने बोला 19 अप्रैल 2022, उसका मतलब वो लिख के देते कि 19 अप्रैल को रात को 11:59 तक आपका इनबॉक्स में आना चाहिए. 1 सेकंड लेट हुआ तो आपका प्रपोजल लेट होगा. सो जो भी ड्यू डेट है त्या अत्यंत काटेकोरपणे पाळाव्या लागतात. नहीं तो त्यांनी रिमाइंडर दिलं ना, वो रिमाइंडर देंगे, अरे भेजो, फिर अपन भेजेंगे, तो वो थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता है. तो एज ए प्रोफेशनल फॉलो ऑल डी. प्रपोजल लेंथ, जैसे मैंने पहले बोला,
अगर उसने लिखा है 8,000 वर्ड, 15,000 वर्ड या 18 पेजेस, 14 पेजेस, whatever they have mentioned, you have to fit within that. रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, आपको कौन से सेक्शन में कौन से स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, अगर वो गाइडलाइन में दिया है तो आपको वो स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं, नहीं लिखे तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट होगा. एंड देन बजेट कन्स्ट्रेंट मॅचिंग फंड, त्याचा अर्थ मराठीमध्ये असा आहे की फॉर एग्जाम्पल आपको 10 लाख का प्रोजेक्ट मिला तो आपको प्रोजेक्ट अवार्ड होते ही 1 लाख या 1.5 लाख रुपए मिल जाते हैं एडवांस करके 10 to 15%. अब होता क्या है, आप अगर कोई आपको इक्विपमेंट खरीदना है एक्सपेरिमेंट के लिए, कंज्यूमेबल खरीदना है या आपको फील्ड में जाना है, तो आपको कम से कम 1-2 लाख रुपए आपके जेब में से डालने पड़ते हैं, और वो डालने के बाद आप उसका बिल रेज करके फंडिंग एजेंसी से उसको रीएम्बर्स कर सकते हैं. तो इसलिए कई बार अगर आप इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहे हो तो आपको एडवांस लेना पड़ता है, नहीं अगर वो दे रहे होंगे तो आपको आपके जेब से पैसे डाल के, उसको मैचिंग फंड बोला जाता है, वो भी बजट का. बजट में कॉस्टिंग परफेक्ट होनी चाहिए, ओवरहेड जो है वो भी परफेक्ट होना चाहिए, राइट. नॉर्मल रूल ऑफ थंब ये बोलता है कि अगर आप एक इंस्टिट्यूट से वो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, समजा ॲफिलिएटेड कॉलेजमध्ये आहात तुम्ही, त्या कॉलेजच्या नावावर तुम्ही तो प्रोजेक्ट घेतला तर तुम्हाला 10% त्या इन्स्टिट्यूटला द्यावं लागतं. का? कारण तुम्ही त्यांची जागा वापरणार, त्यांचं कम्प्युटर वापरणार, त्यांचं प्रिंटर वापरणार, त्यांची इलेक्ट्रिसिटी वापरणार, सो एंड सो फोर्थ. तो वो बजट में जो है ओवरहेड आपको वैसा लिखना पड़ता है. फिर कुछ लोकल सपोर्ट होता है, जैसे पास्ट कुछ लोगों ने काम किया हो, अगर उनके नाम पता हो गए, आपके एचओडी जिसको बोलते हैं, या फिर आपके यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के जो एचओडी होंगे, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट फंडिंग विद देम. अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, चांसेस बहुत कम होते हैं, बट आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, कोई इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर कर रही है, उसके लिए मैचिंग फंड के लिए यू कैन कोऑर्डिनेट विद देम. को स्पॉन्सर के लिए भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. एंड दी रोड मैप ऑफ प्रपोजल सबमिशन, कई बार आपको आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में से अगर कोई आपको हेल्प करने वाला होगा तो वो आपको बताता है किस तरीके से आपको प्रपोजल जो है सबमिट करना है. काही विद्यापीठ चांगली आहेत, काही विद्यापीठ अजिबात या बाबतीत चांगली नाहीत. टिप्स, सगळ्यात पहिले एम्फोसिस ऑन इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस. अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो फिर नो मैटर आपका कितना भी अच्छा हो वो इरिलेवेंट होगा. सेकंड, दिस वी ऑफन यूज, क्या होता है, आपके फील्ड में कोई ना कोई एखादा महात्मा होता है, मान लो विदर्भ में या मान लो महाराष्ट्र में या मान लो इंडिया में. वी विल फॉरगेट इंडिया फॉर टाइमिंग. तुमच्या विषयातला जो तज्ञ आहे या राज्यातला, त्याचं जर तुम्हाला पत्र मिळालं, ते पत्र कसं असतं मी तुम्हाला सांगतो. तो त्याला भीती काय असते, त्यांनी पत्र दिलं आणि तुम्ही काही काड्या केल्या तर त्याचं नाव खराब होईल. तर तो म्हणतो मग आपको जानता नहीं, चल निकल यहाँ से, मैं लेटर वेटर नहीं देता. मग कोणाच्या तरी ओळखीच्या थ्रू जावं लागतं, त्यांना विनंत्या करावं लागतात की साहेब आम्ही काम करू, तुमचं नाव खराब नहीं करणार. सब करने के बाद वो लेटर देता है, और एक बार आपने काम किया कि उसको लगता है कि ये लड़के लोग जरा ठीक है, तर असा कोणी तज्ञ तो कागदावर लिहून देतो की या संबंधित प्रोजेक्टचा मी एक सल्लागार म्हणून राहणार आहे आणि या टीमला जो काही सल्ला वेळोवेळी लागेल तो मी देण्यास तत्परपणे प्रामाणिकपणे प्रयत्न करें. इतना ही लेटर उसका नाम का काफी होता है, राइट. और उसको बाकायदा आपको रिन्यूमरेशन देना पड़ता है. फ्री मध्ये वापर करायचा नाही, बजेट मध्ये टाकायचं. रिन्यूमरेशन टू दी एक्सपर्ट ₹10,000 और 50,000 पर मीटिंग. एक बार उनका चेहरा देखोगे, सल्ला लोगे तो उनको 5-10 हजार जो भी है वो एप्लीकेबल चार्जेस आपको देना पड़ेगा. मग हायपोथिसिस तुम्हाला कसा करायचा. इट शुड बी टेस्टेबल, इट शुड बी द बेसिक प्रीमाइस ऑफ द प्रपोजल, इट शुड बी फोकस्ड एंड इट शुड ड्राइव द रेस्ट ऑफ द. अब क्या होता है, अनलाइक द पीएचडी हाइपोथेसिस, यहाँ पे हाइपोथेसिस बहुत अलग होते हैं, इवन फॉर सायन्स एंड नॉन सायन्स. तो इतका फोकस असला पाहिजे की एंटायर प्रपोजल त्या हाइपोथेसिसवर चाललं पाहिजे. इसीलिए कल मैंने आपको बोला था, टाइटल ऑफ योर थीसिस इज इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू हाइपोथेसिस. ये अगर 5 लिंक करने की आपको आदत लग गई
तो फिर आप रिसर्च में आसानी से 2-3 स्टेप आगे जा सकते हैं। कई बार कैंडिडेट को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। नॉट एवरी पर्सन इज बॉर्न एज ए रिसर्चर। मैं हमेशा मेरे लेक्चर में बोलता हूँ, कल मैं बोलना भूल गया, आप लोग जानते हो कि आप लोग पीएचडी क्यों कर रहे हो। यू नो द रीजन योरसेल्फ। somebody may want to get 7वां 8वां वेतन आयोग, somebody may want to get a chance to become a future researcher. संशोधक जे असतात ना ते थोडे वेडे असतात, झपाटलेले असतात. त्याच्यामुळे ज्यांना खरोखर संशोधन करायचं आहे ना त्यांनी ही लाईन डोक्यात टाकून घ्या. टायटल इज इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू दी हाइपोथेसिस. सो यहाँ पे पूरा आपको हाइपोथेसिस ड्रिवन स्टडी करना पड़ता है. Then rationale for each study linked to an aspect of hypothesis. तुम्ही हाच का निवडला, जस्टिफाय करावं लागतं की दूसरा का नहीं घेतला. एंड देन अगर आप एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ले रहे हो तो फिर पोटेंशियल आउटकम कि आप एक्सपेरिमेंट से किस तरीके से आप आपके हाइपोथेसिस को अप्रूव और डिसअप्रूव करोगे, उसका आपका मेजरमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा. जैसे अगर 3 डिग्री से कम हो गया तो रिजेक्ट होगा या 5 डिग्री से ज्यादा हो गया तो एक्सेप्ट होगा. आपको वो डिफाइन करना पड़ता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए. नॉन एक्सपेरिमेंटल के लिए अपन स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हैं, राइट, और उससे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, है ना. नेक्स्ट क्रिटिसिझम काय आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. आम्ही आता काय झालं ना, या 19 नंतर आलेल्या कोरोनामुळे ते सगळं आता लिंक तुटल्यात. आमची टीमही इकडे तिकडे विखरून गेली आहे. आणि त्यावेळेस फॉर्च्युनेटली आमच्याकडे काम नव्हतं, कारण बऱ्याच लोकांना काम मला एक्सटेन्शन मिळालं, कारण तुम्हाला फील्डवरच जाता येत नव्हतं मार्च 20 नंतरच्या लॉकडाऊन मध्ये. तो फॉर्च्युनेटली आमच्याकडे काही कामं नव्हते. आत्ता जे मी यवतमाळचं केलं ते एका वेगळ्या पद्धतीने केलं होतं. ते कॉर्पोरेट रिसर्च टाईप होतं. आम्हाला जे आमचे सिनियर लोक आहेत किंवा जे रिटायर्ड झाले आहेत अशा एजन्सीमधले कधी भेटले तर सांगतात. त्याच्यातले काही मुद्दे मी मुद्दाम तुमच्यासाठी 2-3 वर्षापूर्वी लिहून ठेवले होते. मोस्ट कॉमन क्रिटिसिज्म, उसको प्रपोजल लिखना नहीं आता, पुअरली रिटन. सेकंड, इट इज नॉट जस्टिफाईड. हा सायंटिफिक प्रॉब्लेम नाही आहे, याच्यात प्रयोगही नाही आहे, याचा रिलिव्हन्स जो आहे तो प्रोग्रामच्या प्रायोरिटीसाठी कुठे आम्हाला दूर दूर दिसत नाही. अँड देर इज नो कन्व्हिन्सिंग प्रिलिमिनरी डेटा. हा जो विषय मांडतोय त्याचा आमच्याकडे प्रिलिमिनरी डेटा त्यांनी आम्हाला दिला नाहीये, विच कॅन बी हायली कन्व्हिन्सिंग. नो हायपोथेसिस, और इफ इट इज देयर इट इज पुअरली प्रेझेंटेड. इट इज अ डिस्क्रिप्टिव्ह स्टडी. ऍक्च्युअली डिस्क्रिप्टिव्ह स्टडीला तर 1 रुपया सुद्धा भेटत नाही साहेब. सगळे फंडिंग रिसर्च मध्ये तुम्हाला हायपोथेसिस ड्रिवन स्टडीज करावे लागतात. ऑब्जेक्टिव डू नॉट एड्रेस दी हाइपोथेसिस. अगर आप चलो आपके पीएचडी के थीसिस में 10 भी गलतियां होंगी ना, आपको आपके वाइवा के दिन आपको डिग्री मिलती मतलब मिलती है. प्रॉब्लम तब नहीं आता, प्रॉब्लम तब आता है जब आप उस सब्जेक्ट के ऊपर बात करना शुरू करते हैं. प्रॉब्लम जब आता है जब आपको ही पता नहीं चलता कि आपकी गलतियां क्या हुई. त्याच्यामुळे आपल्या संशोधनात जर काही चुका, माझ्या याच्यात झाल्या चुका अजूनही होतात, पण त्यातनं शिकलं पाहिजे. हे जे बेसिक रूल आहे ना, ऑब्जेक्टिव्ह, एम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम, हे सगळे हायपोथेसिसला जोडले गेले पाहिजेत सगळे. म्हणजे मी बरेचदा गमतीने म्हणतो की आरआरसी कमिटीच्या ऐवजी तुम्ही फक्त एखादा मेळावा भरवा तिथे हेच काम करा, सगळं जोडायचं. मग आरआरसीची गरज राहणार नाही तुम्हाला. कारण हे जर जोडलं गेलं तर ऑटोमॅटिकली सगळं तुमचं सिनॉप्सिस 70-80-90% चांगला होतो. ऑब्जेक्टिव्ह लॅक फोकस, टू डिफ्यूज, खूप ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्ह आहे ना. जसं माझा ऑब्जेक्टिव्ह आहे, आज संध्याकाळी मला बर्डीमध्ये फिरायला जायचं आहे. आता बर्डी हा जिओग्राफिक एरिया, हा डिफ्यूज. पण मी म्हटलं की आज संध्याकाळी मला बर्डी मधल्या महाजन मार्केटमध्ये फिरायला जायचं आहे. नाव इट इज लिटिल बिट फोकस, पण तरी थोडा डिफ्यूज आहे. पण मी म्हटलं की आज संध्याकाळी बर्डीतल्या महाजन चाळीतल्या गल्ली नंबर 3 मधल्या दुकान नंबर 1 च्या जवळ मला जायचं आहे. दॅट इज कॉल्ड एज फोकस ऑब्जेक्टिव. तर अब पीएचडी का आपका जो हुआ आप उसको बदल नहीं सकते. आगे चल के याद रखना का ऑब्जेक्टिव हैज टू बी स्टिक टू द पिन पॉइंट. एग्जैक्ट तुम्हाला काय करायचं. अरे नहीं तो नागपुर जा रहा हूँ सर, देखो वो क्या काम का मेरे, नागपुर में कहाँ जा रहा, कौन से एरिया में जा रहा, कितने बजे जा रहा, कितने टाइम के लिए जा रहा, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करना चाहता है.
दॅट इज कॉल्ड एज फोकस. हा, ऑब्जेक्टिव्ह फोकस पाहिजे. हा, मग बरेचदा आपण मेथड देतो. काय होतं, त्यांना वो जो इन्वेस्टिगेटर रहते ना, वो बहुत होशियार रहते हैं. सॉरी, इवेल्युएटर जो अपना प्रपोजल देखते हैं ना, उनको दुनिया भरे का ज्ञान रहता, कौन सी मेथड कब चलेगी, कितना टाइम लेगी, वगैरह वगैरह वगैरह. वी प्रिज्यूम ते होशियार असतात. सो कई बार हम जब डिजाइन देते हैं रिसर्च का और मेथड देते हैं, उसका हम डिटेल देना भूल जाते हैं. कधी भेटलो तर मी तुम्हाला माझ्या मेथड आता जे मी काम केलं यवतमाळ अगदी क्लिअर डिटेल दिलं होतं त्यांना की असं 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 हे काम होईल. तर ते कॉर्पोरेट वाल्यांना कामाशी मतलब, त्यांना याच्याशी मतलब नाही की काम कसं होईल. दे वॉन्ट ओनली आर्म, वो पेड नहीं गिनने का काम करते. तो आप जब मेथड देते हो ना, उसको डिटेल में दो सो दैट वो इवेल्युएटर को पता चलेगा कि भैया ये रास्ते से गया तो सक्सेस मिलने के चांसेस है. मग दुसरा एक जो येतो की समजा एक एबीसीडी आहेत. डॉक्टर, आपण फॉर एक्झाम्पल गोपीनाथ काळे, हे एका फील्डचे तज्ज्ञ आहेत, ते आपले प्रिन्सिपल इन्व्हेस्टिगेटर आहेत. पण तुम्ही जो मेथड दिली आहे तुमच्या प्रपोजल मध्ये, त्याच्यात डॉक्टर काळेंनी काम केलेलं नाही आहे, हे सुद्धा ते ऑब्जेक्ट करतात बरं का. आपने ये फील्ड में काम ही नहीं किया है, तो आप कैसे करोगे. सो जो पीआई का एक्सपर्टीज है, जो आपका एक्सपर्टीज है एज ए को इन्व्हेस्टिगेटर, मेथड आपके एक्सपर्टीज. म्हणजे उद्या जर आता इथे कोण सगळ्या, आता मी प्रीती मॅडमचं, प्रीती मॅडमला जर पनीर बटर मसालाच करता येते, तर मग मी प्रीती मॅडमकडनं भरलेली वांगी नाही करून घेतली पाहिजे, कारण त्यांची एक्सपर्टीज त्याच्यात आहे. सो आपकी जो एक्सपर्टीज जिस अप्रोच में है, उसी से आपको डिजाइन. अब आप बोलोगे सर हर प्रोजेक्ट तो वैसा नहीं होता, आई टोटली एग्री. बट आपको अगर आपके कोर कॉन्फिडेंस से डेविएट होना है ना, मग इलॅबोरेशन द्या, डिस्क्रिप्शन द्या, मी असं का करतोय, मग ते होतं. जनरली 80% असं होत नाही. पण तरी जो काहीतरी तुम्ही एकदम आउट ऑफ दी बॉक्स गेलात, तर मग त्याच्यावर प्रश्न उठतात आणि ते असं तुम्हाला रिजेक्ट नाही करत, ते बोलवतात तुम्हाला. ते म्हणतात हमको कॉन्फिडन्स दो की आप ये रास्ते से काम कर पाओगे. जेव्हा तो हो म्हणतो, मग त्याला ते चान्स देतात. त्याच्यातली प्रोबॅबिलिटी असते की ते सक्सेसफुल व्हायचे चान्सेस कमी असतात. एक्सपेक्टेड रिझल्ट आर नॉट प्रेझेंटेड और इंटरप्रिटेड इन द प्रपोजल. pitfall not address, alternative solution not provided. जे आपण म्हणतो ना, probability of success up to 80-85%. So pitfall is 20%. What is the plan B? What is the alternative? ते टाकायला आपल्याला विसरायला नको. ओवरली एम्बिशियस, टू डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश, बहुत ज्यादा है, 6 महीने में नहीं होता, निकल जाओ. टाइमलाइन अनरियलिस्टिक फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन. होईल. काय होतं ना, त्या रिसर्चरचा बायस, काल जसं आपण त्या फ्लोचार्ट मध्ये बघितलं ना, हर रिसर्चर का बायस होता है, अरे यार ये हो जाएगा, बट वो थर्ड पार्टी को आपको कन्व्हिन्स करना है. आणि बाय द वे ही कामं फुल टाइम करावी लागतात बरं का. जनरली जो पीआय असतो ना, तो विद्यापीठातला प्राध्यापक असतो, प्रोफेसर असतो, त्याच्याकडे वेळ नसतो, त्याच्याकडे ऍडमिनच्या ड्युट्या, तो एचओडी, तो पूरा काम आपको करना पड़ेगा, सब छोड़ छाड़ के. या तो फिर सैटरडे संडे या फिर छुट्टी लेके, आपको अगर डीएल वगैरह ड्यूटी नहीं मिली तो 8-8-9 दिन अगर फील्ड में होगा, वो करना पड़ेगा. सो टाइमलाइन इज इम्पॉर्टंट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बरेचदा काय होतं की तुम्ही प्रपोजल सबमिट केला, आमच्यासोबतही झालाय, मग ते तुम्हाला एखादी ईमेल येते की याच्यामध्ये हे बदल करा आणि पुढच्या वर्षी सबमिट करा. मग आपण काय करतो, देखेंगे, फिर वो अगले साल का टाइम आता है तो ईमेल में अपन ढूंढते कहाँ है, फिर छपड़ता नहीं, फिर कुछ तो मिलता, फिर अपन उसको भेज देते. असं नाही करायचं. ते आल्याबरोबर ती फाईल डाउनलोड करायची, त्यात काय करेक्शन सांगितलं ते लगेच करायचे, डेस्कटॉपवर एक फोल्डर बनवायचं 2023, आणि त्या फोल्डरमध्ये ती फाईल ठेवून द्यायची. जेव्हा 2023 येईल, मेल उघडायची, ते करायचं. 90% लोक ऍज इट इज पाठवतात, त्याला सुद्धा ते रिजेक्ट करून टाकतात. पेटेंट आयपी मी घेत नाही. पेटेंट इथे सायन्सचे लोक आहेत, तर थोडंसं एक सांगतो. पेटेंट आयपी मध्ये ना, हा डेटा जुना आहे, तुम्ही हा डेटा बघा. 19-20 पर्यंत, इफ यू सी फ्रॉम 46,000, the number of patent have gone up to 56,000.
every year they are increasing. हे पेटेंट आहेत. Then design, trademark, we don't. So total we are looking at around 4,27,000. Now, when we look at, मी याची आता स्लाइड शो बनवतो म्हणजे तुम्हालाही बरोबर दिसेल, मलाही वाचता येईल. Look at this institute. IIT, all IITs in India, लवली युनिव्हर्सिटी पंजाब, चंदीगड, भारत इन्स्टिट्यूट कुठे मला माहित नाही, पहिल्यांदा नाव ऐकतोय. चंदीगड ग्रुप ऑफ कॉलेज, अमिटी, संस्कृत शिक्षा अनुसंधान, शुलुनी, हे नाव मला माहित नाही, SRM हैदराबाद. तो लॉट ऑफ, अगर आप साइंस, कंप्यूटर साइंस या और कोई एडवांस साइंस से जुड़े हुए होंगे तो इट हैज बिकम, आणि तुमच्या नॅकच्या अक्रेडिशन मध्ये हे मॅटर करतं, राइट. सो अगर आप साइंस फैकल्टी से हो, आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट के लिए फाइल करने की गुंजाइश होगी, तो त्याच्यात नागपूर विद्यापीठ खूप खाली आहे, खूप म्हणजे खूप खाली आहे. हे टॉप 10च आहेत फक्त. होतात आपल्याकडे थोडे बहुत काहीतरी होतात. ते मला वाटतं आपलं फिजिक्स डिपार्टमेंट खूप चांगलं आहे, त्याच्यातलं एक सर खूप चांगलं आहे, काय चोपडे वगैरे मला नाव आठवत नाही. दीज आर ऑल दी फॉरेन अप्लिकंट्स इन इंडिया. वावय, क्वालकॉम, सॅमसंग, गोंडॉंग, ही मला वाटते इरिक्सन कंपनी आहे, मायक्रोसॉफ्ट. तर दीज आर दी अप्लिकंट्स, दीज आर ओनली अप्लिकंट्स, ओके, नॉट ग्रांटेड दी पेटेंट. जसं तुम्ही बघा, सैमसंग हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, IIT हो गया, ये सब इसमें आते हैं. फॉरेन अप्लिकंट आता 48,000 झालेले आहेत. अमेरिकन जे आहेत, पुढच्या चार्ट मध्ये दाखवतो, त्यांचे मॅक्सिमम आहेत. बघा या चार्टवर तुम्हाला दिसतं का? एक मिनिट, आधी तो चार्ट आला का नाही? तर तो चार्ट टाकला नाही का मी? ठीक आहे. US चे सगळ्यात जास्ती आपल्याकडे पेटेंट आहेत, फॉलोड बाय फिलिप्स, ही नेदरलँडची कंपनी आहे. सॅमसंग, वावय, जनरल इलेक्ट्रिक यांनी भारतामध्ये पेटेंट फाईल केले. आता ते कसं करायचं? फर्स्ट तुमचं जे काही इन्व्हेन्शन असेल, यू हॅव टू अंडरस्टँड इन कन्सल्टेशन विथ द इन्व्हेंटर. म्हणजे तुम्ही इन्व्हेंटर आहात, फायलिंगसाठी तुम्हाला एका व्यक्तीकडे जावं लागतं आणि त्याला ते समजावं लागतं. जे काही डॉक्युमेंट्स, क्लेम, इलस्ट्रेशन आहेत ते त्या डॉक्युमेंटमध्ये, अप्लिकेशनमध्ये टाकावे लागतात. एनेबलमेंट ऑफ ऑल दी क्लेम, जे काही तुम्ही क्लेम करतात त्याला एनेबल करावं लागतं की हे खरोखर माझे क्लेम आहेत. आणि मग तो ड्राफ्ट आहे, त्याचा रिव्ह्यू होतो मल्टिपल. मग तो ड्राफ्ट परत तुमच्याकडे येतो, तुम्ही क्लायंट आहेत, आणि मग काही तुमचे इनपुट्स असतील तर ते घेतात आणि शेवटी तो फाईल केला जातो. कारण प्रत्येकाला IP फाईल करणं पॉसिबल नाही, त्याचे बरेच सारे कन्सल्टंट येतात. आणि मग तो पेटेंट ऑफिसमध्ये केला जातो. आता पेटेंट ऑफिस काय करते? या फॉलोइंग गोष्टी, कोणत्या फील्ड मधलं इन्व्हेन्शन आहे, त्याचं बॅकग्राऊंड काय आहे, त्याची समरी काय आहे, त्याचं डिटेल डिस्क्रिप्शन काय आहे, तुम्ही काय क्लेम घेतला आणि कशाच्या अगेन्स्ट प्रोटेक्शन मागितलंय, ॲब्स्ट्रॅक्ट काय आणि ड्रॉइंग काय. हे एवढं डिफिकल्ट नाहीये, पण तुम्हाला जर एखाद्या गोष्टीवर घ्यायचं असेल तर डेफिनेटली ही एक प्रक्रिया असते, मला वाटतं 6-8 महिन्याची असते. पण एकदा फाईल झाला की मग ते त्यांच्या हिशोबाने तुम्हाला ते देतात. ipindia.nic.in नावाची वेबसाईट आहे, तिथून तुम्हाला ते पेटेंट वगैरे फाईल करता येतील. ओके, सो आता झालेत एक्झॅक्ट 12:01. ये प्रपोजल राइटिंग में आपको आपके एग्जाम में शायद एक आधा सवाल आ सकता है. ओके, जिन लोगों को आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर PhD यू मस्ट डू एटलीस्ट 1 UGC माइनर एंड प्रोबेबली 1 UGC मेजर. एक कहीं ना कहीं आप प्रोजेक्ट आने वाले 3 से 5 साल में एक करने का टारगेट रखो. आणि मग एकदा याची सवय लागली ना, फिर बहुत मजा आता है सर. मालूम क्या, एक्चुअली रिसर्च इज वेरी वेरी इजी. द मोर यू प्रैक्टिस, the more refined it becomes, the more intellectual people you meet. याच्यामध्ये एकच गोष्ट आहे की नेहमी हुशार व्यक्तींच्या संपर्कात राहिलं पाहिजे आपल्याला, आणि बरंच काही शिकायला मिळतं. म्हणजे मी तर खूप नवशिका आहे, पण इट इज अ एक्साइटिंग फील्ड. आणि माझ्या संपर्कात फॉर्च्युनेटली लोक आली आहेत, पण आता गेल्या 1-1.5 वर्षात सगळे संपर्क डिसमेंटल झाले. होपफुली दे विल बी रिस्टोर्ड बॅक. आणि इट्स अ व्हेरी गुड थिंग टू लर्न न्यू थिंग and keep ourselves engaged. So besides teaching, I recommend everyone to take at least target one project in next 3 to 5 years.
apply, why it is important, your application of knowledge is tested. PhD is of course application of knowledge, but it has its own limitation with respect to UGC ordinance and PhD guidelines of your university. बट ये जब आप थर्ड पार्टी प्रोफेशनल एजन्सी के तरफ से करोगे तर तुमचा दर्जा वाढवण्याकरता खूप तुम्हाला फरक पडतो. म्हणजे ड्राफ्टिंग कसं करायचं, आमच्या टीम मध्ये एक वर्ल्ड बँकेचे सल्लागार होते रिटायर्ड, तेव्हा मला कळलं की आपल्याला इंग्रजी त्यांच्या भाषेत लिहिता आलं पाहिजे. म्हणजे रिसर्चचं इंग्रजी हे फार वेगळं असतं, व्हॉट्सॲप आणि ट्विटरचं इंग्रजी वेगळं असतं, ईमेलचं वेगळं असतं, प्रेझेंटेशनचं वेगळं असतं. तर बरेच व्होकॅब्युलरी मला त्यांच्याकडनं कळली. ते एक्सपर्ट आहेत. माझं, तुम्ही मला जर विचारलं तर माझी एक्सपर्टी आहे डिझाईन मध्ये. त्याला डिझाईन कसं करायचं आणि त्याला ऍक्च्युअल फील्डमध्ये इम्प्लिमेंट, दॅट इज माय कोअर कॉन्फिडन्स. आय मे नॉट बी गुड ॲट दी ड्राफ्टिंग, बट डिझाईन आय कॅन डिझाईन इट परफेक्टली फॉर दॅट पर्टिक्युलर टाइम फ्रेम. तर एखादी तुमची त्याच्यातली आवड किंवा एक्सपर्टीज तयार झाली, so then it's a very interesting field. You can certainly explore. याच्यावर काही प्रश्न आहेत का? नसतील तर आपण एक ब्रेक घेऊ 10 मिनिटाचा आणि 11:15 सेकंड टॉपिक चालू करू, इथिक्स, विच इज माय फेवरेट टॉपिक अँड विच इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक फॉर कंडक्टिंग ओव्हरऑल रिसर्च. काही प्रश्न असेल तर विचारा. हॅलो सर, करण हिअर. बोला. येस सर, ॲक्च्युअल खूप छान प्रेझेंटेशन वाटलं आपलं. हम्म. मोस्टली बऱ्याचशे पॉईंट्स लक्षात आले. थोडंफार आमचं मेकॅनिकल बॅकग्राऊंडमधून आहो माझा रिसर्च सोलारवर. असे रिसर्च प्रपोजल लिहिण्यात आम्हीही इंटरेस्टेड आहे, पण एक ॲज अ प्लॅटफॉर्म, एक बेस म्हणून एखादा रिसर्च प्रपोजल आम्हाला काही भेटू शकेल का? हो, मी ते शेअर करेल. आता हो. टिपिकली कसं असतं ना, आमचे सोशल सायन्सचे काही फॉर्मॅट असतात. आता मी तुम्हाला माझ्या कम्प्युटरमध्ये जर मी दाखवता आलं तर मी तुला इथेच दाखवतो. त्याचे फॉर्मॅट म्हणण्यापेक्षा ती एक टेम्पलेट टाईप असते आणि त्या टेम्पलेट मधनं तुम्ही जर ते फॉलो केलं, एक मिनिट मी तुम्हाला एक डेअरीचं प्रपोजल दाखवतो. 2020 ही माझी स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? नाही सर. एक मिनिट. काय झालं, थांबा. अरे हा, एक मिनिट. हा, एक मिनिट. हे कंटेंट काय तुमचं मायक्रोसॉफ्ट वर्ड आहे का? हा, आता बघा. हे दिसतंय तुम्हाला? सर. येस सर. हा, आता हे आम्ही तो हा एका एजन्सीचा फॉर्मॅट होता, म्हणजे एजन्सीसाठी आम्ही बनवलं होतं ते. तर या पद्धतीने ते मांडावं लागतं. आता इट इज नॉट नेसेसरी दी ओनली प्लॅटफॉर्म दे हॅव, बट दिस इज व्हॉट दे एक्सपेक्ट. बघा, पेज 16 पेजेस आहे त्याच्यात. याचं होतं फॉर्मॅट फॉर DPR अदर दॅन इनोव्हेशन. म्हणजे हा फील्ड वर्क आहे, तुम्ही काही इनोव्हेट करणार नाहीये. ओके. महाराष्ट्र स्टेट, गोंदिया भंडारा जिल्हा. टायटल ऑफ द प्रोजेक्ट, an analysis of rural urban linkage in context to sustainable dairy development. आता मी एक तुम्हाला आवर्जून सांगतो बरं का, माझं मॅनेजमेंटचंही बॅकग्राऊंड आहे आणि आता सोशल सायन्समध्ये आवड निर्माण झाली, त्याच्यामुळे तुमचे टायटल ना हे असे कॅची पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये जरा मॅनेजमेंटचे काही शब्द पाहिजे, जसं सस्टेनेबल डेअरी डेव्हलपमेंट वगैरे, म्हणजे ती सातत्याने चालली पाहिजे. मग Yes, sir. एजन्सी, या एजन्सीचा मी सल्लागार आहे, साडा नाव आहे. मग त्या एजन्सीचे ब्रीफ द्यावे लागतात की काय आहे, त्याचं मॅनेजमेंट कसं आहे, कोणत्या एरियात ती फंक्शन करते, कोणते कार्यक्रम त्यांनी घेतले आहेत नाबार्ड वगैरे सोबत, की टेक्निकल मॅनपॉवर काय आहे त्या एजन्सीकडे, कोणत्या ऑर्गनायझेशन ते लिस्टेड आहेत, आणि रेफरन्सेस. हा आपला पॉईंट नंबर 4 मध्ये, हे अनेक्शन मध्ये जा. मग आता सेक्शन नंबर 5, डिटेल ऑफ द प्रपोजल. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये चालू करायचं जय जवान जय किसान. मग त्याला थोडं बॅकग्राऊंड की आपण कृषी प्रधान देश आहोत, राईट. मग थोडं त्याच्यात द्यायचं की ग्राम स्वराजच्या आयडिया कशा आल्यात. मग दिस रिसर्च प्रपोजल
Now, this study proposes to explore challenges and opportunities for dairy sector as an intervention for creating supplementary income sources for small scale farmer in the district of Gondi and Bhandara. आपल्या शासनाची योजना होती कास्तकारांचं उत्पन्न दुग्न व्हावं. महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने 5,000 कोटी दिले होते. राईट. द प्रिन्सिपल ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ स्टडी इज टू असर्टन द potential of and constraint in reviving the dairy sector which was once thriving in Vidarbha. तुम्हाला माहिती आहे का आष्टी तालुका माहिती आहे वर्धा जिल्ह्यातला? सर तुम्ही आहे का ऍक्च्युअली वर्ध्याचा? तुम्ही यवतमाळचे आहे का? आपल्याकडे sir. एकेकाळी विदर्भामध्ये भरपूर दूध उत्पादन व्हायचं. तुमच्या यवतमाळमध्ये थांबा, किनवट आणि ते कोणता अजून एक कोणता जिल्हा आहे नांदेडला लागून? हिंगोली, उमरखेड तालुका. उमरखेड मध्ये अमूलनी 3,000 लिटर पर डेच्या हिशोबाने दूध संकलन सुरू केलं. आजही आहे सर ढानकीला. सांगतो ना मी. ढानकीला आज ते 50,000च्या वर गेलंय. आता तुम्ही म्हणाल यवतमाळ सारख्या ठिकाणी 50,000 LPD कलेक्शन होतं. तर आपल्याकडे हा व्यवसाय आता काय होतं ना, मी एखादं प्रपोजल टाकतो ना तर मला त्याची पूर्ण इतिहास म्हणजे इथे जी अमूल आहे ना त्या अमूलचे एक साहेब होते, आय एम अहमदाबादचे. खूप छान माणूस. मी एकदा जस्ट जाऊन त्यांच्यासोबत 3 तास चर्चा केली. त्यांनी मला फ्रीमध्ये आईस्क्रीम खाऊ घातलं तिथे आणि मी ते डेअरी शिकलो त्यांच्याकडनं. मी जस्ट फोनवर अपॉइंटमेंट घेतली. म्हटलं साहेब मला डेअरी संदर्भात काम करायचंय, मला आपलं मार्गदर्शन हवं. तर मी एक्सपर्ट शोधले आणि तेही खूप छान होते. आता ते आहेत की नाही माहित नाही. 3 तास त्यांनी मला बसवून सगळं सांगितलं. तर तुम्हाला त्या सेक्टरची पूर्ण हिस्ट्री वगैरे कळली पाहिजे. मग आपण त्याच्यात लिहितो गोंदिया भंडाराची परिस्थिती काय आहे. तिथे भरपूर पाणी आहे, काळी जमीन आहे, जंगल आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्धा चांगले आहेत तिथे. पण इरिगेशनची जी फॅसिलिटी आहे ती 12% वगैरे वगैरे. मग या एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह टू क्रिटिकली अनालाइज फॅक्टर अफेक्टिंग दी सक्सेस ऑफ डेअरी. कोणत्या डेअरी या सक्सेसफुल झाल्या अँड रिकमेंडेड वे फॉरवर्ड. त्यांना पुढे कसं देता येईल. द अनालिसिस फ्रेमवर्क shall comprise of policy suitability in context to the production resources availability. म्हणजे त्या जिल्ह्यामध्ये कोणती साधनं आहेत त्याच्यानुसार आपण त्याचं रिकमेंडेशन करणार. सच एज डिलिव्हरी मेकॅनिझम, दूध संकलन कसं देण्यात येईल, एफिशियन्सी, इफेक्टिव्हनेस, जिल्हा औद्योगिक केंद्र, नाबार्ड, पशुसंवर्धन विभाग एटसेट्रा. द स्टडी विल रिकमेंड परसेप्टिव्ह इंटरव्हेन्शन टू ब्रॉडन दी स्कोप ऑफ इंटरव्हिनिंग इन्स्टिट्यूशन. म्हणजे ज्या संस्था याच्यात काम करतायत त्यांना सुद्धा सल्ला देण्यात येईल आणि डेअरी हा एक अलाइड म्हणून करतायत. हे झालं 4-5 लाईनीचं एम ऑब्जेक्टिव्ह. मग ऑपरेशनल प्लॅन, कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क. आता इथे मी ते वर्ड मध्ये लिहिलंय. मी ते याच्यात नाही लिहिलंय, डायग्रामॅटिकली लिहिलं नाही. सो बुलेट पॉइंट मध्ये कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क त्यांना इथे प्रपोज केलाय. ते झालं, ते इलॅबोरेट केलंय. त्याच्यात बरेच अँगल आहेत त्याचे. ते बऱ्यापैकी मोठं असेल, 3-4 पानाचं. खाली त्याला फुटनोट दिलेत. मग तो जिल्हा औद्योगिक केंद्राचा सपोर्ट कसा असतो. मग स्कोप कसा करणार, त्या स्कोप 4-5 लाईनीमध्ये दिलेला आहे. आणि एरिया प्रपोज टू बी कवर्ड अंडर दी प्रोजेक्ट म्हणजे त्याला रिसर्च मेथॉडॉलॉजी म्हणतात. आपण कसं करणार. मग आम्ही 4 तालुके घेतले. त्याच्यातले पवनी, लाखनी, भंडारा मधला, तिरोडा, आमगाव, गोंदिया मधला. आता ॲक्युरेट सॅम्पलिंग करता ऑल विलेजेस विथ पॉप्युलेशन ऑफ मोर दॅन 80,000 शॅल बी टार्गेटेड. आणि आपण इथे उभं राहणं योग्य आहे का? जर बाळासाहेब हॉलमध्ये आले तर प्रोग्राम सुरू करायला सांगतील ना. अरे भारती सरांचा सर फोन नाही रिसीव्ह करत आहे. म्यूट करा संध्या मॅडम, माझी लिंक डिस्टर्ब झाली. ज्या गावांमध्ये दुधाचं संकलन 2,000 लिटर पेक्षा जास्ती आहे अशी गावं सॅम्पलिंग करता घेण्यात येतील. आणि अशी गावं घेतल्यावर आम्हाला त्याचं लिंकेजेस एस्टॅब्लिश करता येईल. राईट. मग कसे टार्गेट करणार. छोटे आणि मार्जिनल फार्मर आणि महिला. मार्जिनल फार्मर म्हणजे कोण, ज्याच्याकडे 2.5 एकर पेक्षा कमी जमीन आहे तो. 1 हेक्टर. आणि महिला बचत गटांच्या याच्यात मग आम्ही 100 मार्जिनल फार्मर आणि 20 वुमन अशी आम्ही टोटल 960 बेनिफिशियरी त्यात घेणार आहोत.
हे तर सर फक्त 45 डेजचा प्रोजेक्ट होता. 45 डेज, ओके 60ही दिवस नव्हते. हं? मग आताच आम्हाला इंटरव्हेन्शन द्यावे लागले की तुम्ही काय द्याल, म्हणजे काम संपायच्या आधीच व्हॉट इंटरव्हेन्शन वी हॅव टू प्रपोज दॅट वी हॅव टू गिव्ह इट, आणि एक्सपेक्टेड आउटकम, प्रॉबेबल इम्प्लिकेशन ज्याला आपण म्हणतो की काय होईल. हं? मग हा तर खूप मोठा होता, पण त्यांनी आम्हाला कमी करून दिला. सॅम्पल आम्ही कमी घेतलं होतं. आम्ही प्रपोज केला होता 6 महिन्याचा फ्रॉम द डेट. मग याच्यात बघा आता कसं केलं आम्ही. इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन, टास्क हे आहे स्वॉट अनालिसिस, कोणत्या पार्टी आहेत, डेटा पॉइंट काय राहतील, फोकस ग्रुप डिस्कशन प्रायमरी डेटासाठी, सेकंडरीसाठी डेटा फॉर अनालिसिस. टास्क डेली क्लस्टर आयडेंटिफिकेशन करायचं आहे, कोणत्या एजन्सी इन्व्हॉल्व राहतील, डेटा पॉइंट काय राहतील, आणि पॉइंट बी साठी लिटरेचर रिव्ह्यू करू. मग आयडेंटिफिकेशन ऑफ थीमॅटिक एरिया, प्रायव्हेट सेक्टर प्लेयर, बँक, प्रायमरी केस स्टडी करू. इथे MSME घेऊ. मग स्टेटस अँड पोटेन्शियल ऑफ डेली डेव्हलपमेंट टू डिस्ट्रिक्ट, 4 ब्लॉक, प्रायमरी सर्वे, फोकस ग्रुप डिस्कशन, सेकंडरी डेटा, असं ब्लॉकमध्ये प्लॅन. हां, आता हे बघा. PI 2000 रुपये पर डे, 75 दिवस काम करेल, 1.5 लाख रुपये. RA म्हणजे AP, तुम्ही को इन्व्हेस्टिगेटर म्हणा, 750 रुपये, 150 दिवस काम करेल, 1.12. प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर 500 रुपये, 75,000. प्रायमरी सर्वे 5,000 रुपये पर डे, 1 लाख रुपये. FGD 5,000 रुपये पर डे, 50,000. डेटा अनालिसिस, रायटअप, एडिटिंग 1.5 लाख. ट्रॅव्हलिंग 2,500 पर दिवस, 20 दिवस, 50,000. प्रिंटिंग मिसलिनियस, असं हे. तुम्ही कॉन्ट्रीब्युशन करणार का नील, बेनिफिशियरी करणार का नील, कॉन्ट्रीब्युशन फ्रॉम एनी एजन्सी नील. आम्ही नाबार्डला 8,96,000 मागितले होते. आणि मग अरेंजमेंट मेड फॉर सप्लाय ऑफ इनपुट, कसं आम्ही ते करणार, मार्केट लिंकेज कसे देणार, मॉनिटरिंग आम्ही काय मॉनिटर करू. मगाशी तुम्हाला सांगितलं मॉनिटरिंग इव्हॅल्युएशन बघावं लागतं. वीकली येस प्रोग्रेस सर. ऑफ वर्क अँड रिपोर्टिंग, फॉर्मलायझेशन ऑफ प्रायमरी सर्वे क्वेश्चनर अँड हे करावं लागतं. माहिती का, यांनी काय होतं ना, तुमचं काम व्यवस्थित. आत्ता मी यवतमाळला यायच्या आधी तो त्यांना पाठवला की हे असं असं आहे, या टेम्पलेटमध्ये तुम्हाला काही बदल करायचे तर सांगा, नाही तर आपला वेळ प्लस मायनस होऊ शकतो. सो तो सर्वे फॉर्मलाइज करायचा. ट्रेनिंग ऑफ द सेम, जर कोणाला ते भरून घ्यायचं असेल त्याला प्रशिक्षण. स्ट्रिंजंट बजेट अँड कॉस्ट कंट्रोल, म्हणजे याच्यावर 1 रुपया सुद्धा गेला नाही पाहिजे. कॉस्ट कंट्रोल. मग क्वालिटी मॉनिटरिंग, इथिकल प्रिन्सिपल मॉनिटरिंग, माझे सगळे लोक व्यवस्थित काम करतायत का, योग्य दर्जाचं काम होत आहे का, शॉर्टकट कॉपी पेस्ट चोरी चकाट्या करतायत का, ते मॉनिटर करायचं. डेडलाईन फॉर इंडिव्हिज्युअल टास्क, हे काम या दिवसापर्यंत संपलं पाहिजे, प्रत्येकाचा त्याचा गॅन चार्ट बनवायचा. मीटिंग डेडलाईन ॲज डायरेक्टेड बाय नाबार्ड, ते म्हणतात आठवड्यातनं 2 आठवड्यातनं एकदा या करा. मॉनिटरिंग प्रोसेस using weekly face-to-face meeting, using Microsoft Timeline to update the progress, mitigation of hurdle. तो एक्सेल मध्ये मायक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्टचा चार्ट, MS प्रोजेक्टचं सॉफ्टवेअर घ्यायचं आणि त्याला अपडेट करत जायचं. कुठे हर्डल आलं तर त्याचा येलो रंग, लाल रंग, जे टास्क पूर्ण झाले त्याचा ग्रीन रंग वगैरे दाखवावा लागतो आणि ते मीटिंग मध्ये करावं लागतं. सस्टेनेबिलिटी, हा सस्टेन होईल का. मग लाईकली स्टेप फॉर अपस्केलिंग, याला अपस्केल कसा करता येईल. The finding of the research shall be helpful in identifying factor and accelerator to promote daily development in drought prone and backward region of Vidarbha of the Maharashtra and even across India. The research endeavor to list out the best practices of daily development and its market linkages. The role model project could be used as a benchmark for others. Any other relevant information. The team shall comprise of dairy expert, economists, development expert who are familiar with the socio-economic canvas of Vidarbha, Gondi and Bhandara district. हे प्रिन्सिपल रेफरन्सेस झालं. 16 पानाचं आहे. आता हे अनेक्चर, हे सगळ्यांना त्यांना माहिती होतं, पण भारत शासनाच्या डेअरी डेव्हलपमेंटच्या काय योजना आहेत, IDDP म्हणतात त्याला, आणि राज्याच्या सुद्धा आहेत. एक केंद्र शासन आहे, एक राज्य शासन. 16 पन्ने का प्रपोजल आहे सर. ऐसा करणे की आदत डालणे का, म्हणजे तुम्ही मला विचाराल ना, माझ्याकरता हे पॉईंट महत्वाचे आहेत. कसे इंटरव्हेन्शन, प्रॉबेबल इम्प्लिकेशन काय, हे सगळ्यात जास्ती महत्वाचं आहे. तुम्ही काम कसं कराल हे तुमची समोरच्याला सांगा. तुमचे डेटा पॉईंट काय राहतील, कुठून घ्याल, कोणत्या पार्टी इन्व्हॉल्व राहतील,
हे सगळं दे बिलीव दॅट की आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो, हवा में तीर नहीं मार रहे. आपण पीएचडी मध्ये एवढ्या डिटेलमध्ये नाही जात आहे. पीएचडी मध्ये आपण खूप असं करतो, पण जर तुम्हाला पीएचडी मध्येच ही सवय जर मी लावली ना, तर मग तुम्हाला लगेच कळेल. आणि ही सवय आता आम्हाला लागली आहे, कारण मग कळतं तुम्हाला कोणाला भेटायचं आहे, कोणती एजन्सी आहे, काय टूल राहतील, प्रायमरी आहे, सेकंडरी आहे, कसं आहे. देन इट गिव्स यू इनफ कॉन्फिडन्स टू डू इट अँड प्लॅन. याच्यामुळे तुम्हाला नियोजन करता येतं. बजेट तर ठीक आहे, बजेट सगळ्यांना करता येतं, बजेट इज नॉट अ इश्यू. पण हे तुम्ही असं लक्षात ठेवा, मॉनिटरिंग इव्हॅल्युएशन आजकाल नवीन आलेलं आहे. वी हॅव टू प्रोव्हाइड दॅट सो दॅट दे बिकम कम्फर्टेबल की येस दिस इज व्हॉट यू विल बी डुईंग. तर अशा पद्धतीने करा. तुम्ही मला ईमेल पाठवा, मी तुमच्याशी हे शेअर करतो पीडीएफ मध्ये. फक्त एक कुठे जास्ती ठिकाणी पाठवू नका, कारण हे वेगळ्या पद्धतीने झालं. असं नाही झालं, आम्ही तो शॉर्ट प्रोजेक्ट केला होता 45 डेजचा. लॉंग काही आमचा मंजूर नाही झाला, कारण काही वेळेचे कन्स्टेंट होते, त्याच्यामुळे झालाय काम, पण थोडा वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये झालाय काम. फॉर्मॅट म्हणजे हाच होता, पण त्याला कॉम्प्रेस करून ते 45 दिवसात झालंय. पण ठीक आहे, इट वॉज नॉट अ बिग थिंग. सॅम्पल आम्ही खूप कमी केलं, 963 मधून त्यांनी आम्हाला 178 वर आणलं होतं, म्हणून ते तसं झालं. ठीक आहे, थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू. अजून काही प्रश्न कोणाला? बरं, आता एक 10 मिनिटाचा ब्रेक घ्या आणि एक्झॅक्टली 12:29 आपण येऊ. म्हणजे मला 1 तास इथिक्सवर घ्यावं लागेल. ते महत्वाचं आहे आपल्या संशोधनाच्या अँगल. ठीक आहे, Yes, sir. Okay. मग आपण Thank you, भेटू sir. 1 तासाने. थँक्यू. Yes, sir. Thank you, sir. Participants, meeting को leave मत करिए. Just take break of 10 minutes.